इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल महदीन। अस्सलामु अलैकुम अहबाब ज़िकार, वेलकम टू ट्रेंडिंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ी ही आइडियल शख्सियत हो सकती हैं। ऐसे नौजवान जो कि बेरहरवी की तरफ उनका रुझान है या गानों की तरफ या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की तरफ उनका रुझान है, वो अगर आपको दीन की तरफ लाना चाहते हैं तो उनकी स्टोरी एक आपके लिए कह लेंगे मशले राह होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आकिब फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कोई मसला नहीं। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप एक सिंगर थे, तो सिंगिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ और कैसे आप एक अच्छे सिंगर बने? आपको अपनी आवाज़ का कैसे पता चला कि एक जादुई आवाज़ है? जादुई आवाज़ तो नहीं थी लेकिन यह है कि बस बचपन से शौक़ था गाने का, गुनगुनाने का। गाने वगैरह सुनते थे तो साथ गाते थे। अच्छा। तो क्लास के अंदर जो है बस थोड़ा बहुत गाना, मैं और मेरा एक दोस्त था तो हम बड़े सिंगर अच्छे माने जाते थे। तो अच्छा। मेरा बड़ा भाई था, उसको भी म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो वो ना पियानो एक दफ़ा ले आया घर में। तो एक दफ़ा ना वो पियानो बजा रहा, तो कोई गाना उसने बजाया, तो उस गाने के शुरू में कोई राग था छोटा सा, तो वो मैंने साथ ना राग जो है वो गाया। तो एकदम उसने जो है ना रुक के मेरी तरफ देखा और मुझे कहा दोबारा करना ज़रा। अच्छा। तो जब उसने ये मुझे कहा ना ज़रा दोबारा करना, तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार कुछ किया मैंने, अच्छा कुछ सही कर दिया। मोटिवेशन मिली आपको? मोटिवेशन मिली कि यार हाँ मुझे आता है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि पता लगा कि भाई कुछ ना कुछ बेहतर मैं कर सकता हूँ। सिंगर वाली सोल है आप में। जी जी जी, ठीक। यहाँ से ये काम शुरू हुआ। तो फिर आप सिंगिंग की तरफ आए, बाकायदा की पढ़ने दी, क्या आपकी जर्नी थी वो? हाँ, वो फिर इसके बाद ये हुआ कि जब थोड़ा पता लग गया कि आवाज़ है तो गुनगुनाना शुरू कर दिया। फिर क्लास में जो है मेरे ना 6वीं क्लास में था मैं। अच्छा। तो हमारे स्कूल में ना एक नया बच्चा आया जी किसी और स्कूल से, और वो क्लास पार्टी हमारी हुई तो उस पर ना वो गिटार ले आया। तो जब वो गिटार लाया तो उसने जो है ना गिटार बजाना शुरू किया और पूरी क्लास उसके इर्द गिर्द जमा हो गई, और सही कोई यूनिक चीज़ थी हमारे लिए। और उसने वो माइकल जैक्सन का गाना जो है बिली जीन वो बजाया भी, साथ गाया भी। तो बड़ा मैं अमेज़ हुआ देख के उसे ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा वाह यार, ये तो हमसे 10 साल आगे है। तो ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा कि यार मैं भी सीखता हूँ। ठीक है। तो फिर उससे दोस्ती भी होगी और फिर हमने गिटार भी मैंने ले लिया। अच्छा। और फिर हमने जो है ना इकट्ठे बजाना शुरू कर दिया। मैंने फिर सीखना शुरू किया। ठीक है। यहाँ से जो है फिर गिटार बजाने का शौक़ शुरू हुआ। अच्छा। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि पता लगा पाकिस्तान आइडल जो है ना एक शो था जी जियो टीवी पे। जी जी, उसके ऑडिशंस हो रहे थे। अच्छा। तो उधर मैंने सोचा कि मैं ऑडिशन देने जाऊँगा। अच्छा। तो उसकी मैं एक छोटी सी जर्नी आपको सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल सुनाएं। जब उसकी अनाउंसमेंट हुई ना जी, उस दिन, जिस दिन ऑडिशन था उसी दिन मेरे स्कूल की जो है ना पार्टी थी। अच्छा। और आपको पता है कि स्कूल के अंदर जब क्लास पार्टियाँ होती हैं तो बंदा पूरे महीने से उसकी तैयारी कर रहा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए। जी जी बिल्कुल, यही बात। तो वो शाम को थी, ऑडिशन सुबह सुबह था। मैंने कहा यार चलो सुबह जाता हूँ, 2-4 घंटे में फारिग हूँगा, शाम को मैं क्लास पार्टी पे चला जाऊँगा। अच्छा। सुबह 7 बजे मैं गया और रात के 11 बजे तक जाके मैं फारिग हुआ। अच्छा। ऑडिशन में, क्योंकि हज़ारों लोग आए हुए थे ऑडिशन के लिए, लंबी लाइनें और पता नहीं मुख्तलिफ मराइल थे उसके। अच्छा। तो तकरीबन ये कोई 14-15 घंटे लाइनों में खड़ा हुआ, 2-3 ऑडिशन दिए। अच्छा। उसमें फिर मैं सिलेक्ट हुआ। फिर अगले दिन उन्होंने फिर बुलाया और फिर इस्लामाबाद पिंडी से मैं सिलेक्ट हुआ। फिर हम कराची के लिए हमें उन्होंने अगले राउंड में मैं गया। यहाँ से जी आप कह लें जर्नी शुरू हुई थी सही वाली, कि जब पाकिस्तान आइडल में सिलेक्ट हुआ उसके बाद मुझे शोज़ वगैरह मिलने शुरू हो गए स्कूलों में। ठीक है। लोगों में एक हवा चल गई कि यार ये इस्लामाबाद का लड़का जो है ये पाकिस्तान आइडल में सिलेक्ट हुआ है। ठीक तो है। यहाँ से फिर मैंने अपना मकसद ही बना लिया कि भाई अब तो सिंगर बनना है, और शौक़ भी था। ठीक तो है। ये थी छोटी सी एक मेरी जर्नी। सिंगिंग में तो आपने बड़ा नाम कमाया, आपका एक बड़ा नाम था, बड़ी तरक्की मिली, खुदा ने बड़ी कामयाबियाँ दी, लेकिन साथ ही आप एकदम से दीन की तरफ राग़िब हुए। कौन सा ऐसा वाक़या है जिसने आपको दीन की तरफ राग़िब किया? दीन की तरफ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये दीन की तरफ जर्नी स्टार्ट होना भी कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास इवेंट हुआ, बल्कि बहुत सारे इवेंट्स हुए छोटे छोटे, जिनकी वजह से जो है एहसास पैदा हुआ दिल में। कुछ थोड़ा सा बता दें। मैं आपको बताता हूँ सिंगिंग का। पहले आपको बताता हूँ कि मतलब कि ऐसा था कि कोई बहुत ज़्यादा छोटा था मैं, क्योंकि 16-17 साल का था उस वक्त। ठीक है। तो मैं जब इवेंट्स पे जाता था ना, ये लोकल अपने जो स्कूलों के इवेंट्स होते थे इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे लोग सुन के कहते थे कि यार ये 4 साल बाद जो है ना ये आतिफ असलम बनेगा। अच्छा। 5 साल बाद ये आतिफ असलम बनेगा, उस लेवल पे जाएगा। मतलब कि छोटी उम्र में मतलब मुझे बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है। और मुझे था कि यार मैं तो सेट हूँ, सही रास्ते ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे आप। हाँ, मैंने कहा मैं अपने रास्ते पे सही चल पड़ा हूँ। ठीक हो गया। मकसद भी ये बनाया हुआ था जी।
एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि यार, मैंने कहा यार सिंगर तो ठीक है बन जाना है मैंने, लेकिन मैंने किस हद तक जाना है, कितना एक बड़ा सिंगर बनना है, क्योंकि चीज़ों की तो हद नहीं होती। जैसे पैसा कमाने में क्या हद है उसकी, बिल्कुल बड़ी बात, हद ही नहीं है उसकी। कितना एक आप चले जाओगे, हर अमीर बंदे से कोई अमीर बंदा मौजूद है। बिल्कुल यही बात। बल्कि जो नंबर 1 भी होते हैं, कभी कोई उनसे ऊपर निकल जाता है, फिर वो दौड़ चलती रहती है, ये आप कभी भी टॉप पे नहीं रह सकते। यही बात। तो मैंने कहा सिंगिंग में मैंने क्या करना है, तो फिर मैंने कहा यार रिसर्च करता हूँ, कोई अपने लिए रोल मॉडल तय करता हूँ। अच्छा। मैंने इस तक पहुँचना है, तो फिर माइकल जैक्सन का मैंने रिसर्च की। अच्छा, माइकल जैक्सन मुझे बहुत पसंद था। अच्छा। तो मैंने जब रिसर्च की तो पता लगा कि दुनिया का वो सबसे ज़्यादा बड़ा और मशहूर एंटरटेनर माइकल जैक्सन था। और बस फिर मैंने सोचा कि यार इस तक पहुंचना है। फिर मैंने तसव्वुर ख्यालों में जो है ना, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो लेट्स सपोज मैं पहुंच गया वहाँ तक। अच्छा। मैंने कर लिया सब कुछ, फिर क्या होगा। फिर मैंने कहा माइकल जैक्सन को ही देख लेते हैं। तो माइकल जैक्सन तो मरा हुआ था अच्छा उस वक्त। मैंने कहा फिर मैंने भी मर जाना है, फिर क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि यार फिर तो मतलब कि अल्लाह के सामने जाना पड़ेगा। बल्कि ये भी ख्याल है कि जाना भी है कि नहीं, मतलब हम मुसलमान ठीक भी हैं कि नहीं। पता लगे एंड में हिंदू ठीक निकले। ये तो हम मुसलमान इसलिए हैं ना क्योंकि हम मुसलमान फैमिलीज में पैदा हुए हैं। जी। तो बस यहाँ से जो है ना मौत का एक कॉन्सेप्ट आया, और फिर मैंने सीरियसली लेना शुरू किया इसको कि यार मैं रिसर्च करूँ कि ये मरने के बाद का क्या मामला है। और ये ना हो कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो मरने के बाद मुझे फ़ायदे के बजाय नुकसान ही पहुँचाए। अच्छा। हाँ, और एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ये सोचा कि जब मैं मर जाऊँगा, पीछे अगर मैं मशहूर सिंगर बन भी जाता हूँ, अच्छा, उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे नुसरत फ़तेह अली खान है, जी बिल्कुल, वो बड़ी उनकी आज इज्जत है, लेकिन वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। उनके लिए तो वो इज्जत ना होने के बराबर हुई ना, क्योंकि वो तो उसको अवेल ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल यही बात। अब मेरी चौथे मोहल्ले में इज्जत हो, मैं कभी गया ही ना हूँ वहाँ पे, तो मेरे लिए तो वो ना होने के बराबर हुई ना। यही बात। तो यही बात थी कि अगर मैंने सब कुछ कामयाब कर भी लिया तो मेरे लिए तो किसी काम वो आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा। तो फिर मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हुई। मैंने मौत की तरफ जो है वो थोड़ा, यानी कि आपकी अपनी सोल ने आपको मोटिवेट किया दीन की तरफ स्टार्ट में। ठीक। लेकिन बात ये है ना कि सिर्फ सोच आना ही काफ़ी नहीं होता। सोच तो हम में से अक्सर लोगों को आती है, जो लोग गुनाहों की जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो भी यही कहते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, पता सबको होता है। बिल्कुल। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है कि जो आपको निकालती है उसमें से। तो वो बस अल्लाह की तरफ से जो है कुछ मदद आई, और उसमें मुझे अच्छा माहौल मिला जिसमें तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा किरदार था। वो आते थे, गश्त करते थे, बुलाते थे, अच्छे माहौल में लेके जाते थे, मस्जिद के माहौल में। तो उनके साथ मिल के एक जो है ना कम्युनिटी सी मेरी बनी। अच्छा। और फिर मेरे लिए नमाज़ें पढ़ना आसान हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अच्छा माहौल में मैं गया, बुरे माहौल को छोड़ा, बीच में फिर तबलीग में वक्त भी लगाया। तो उससे मुझे काफ़ी इस्तकामत मिली और हिम्मत मिली प्रैक्टिस करने की। कोई मशहूर शख्सियत भी थी जिससे मुतासर होकर दीन की तरफ आए आप? हाँ बिल्कुल, मशहूर शख्सियात काफ़ी थी। अच्छा। सबसे पहले जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा, उन्हें सुनते थे आप? उन्हें सुनता था, क्योंकि जब मैंने रिसर्च की कि मुसलमान जो हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं, तो उसमें टॉप जो है वो जाकिर नाइक के लेक्चर हैं, इस्लाम कंपैरेटिव रिलीजन। बिल्कुल। तो उनके जब मैं लेक्चर सुनता था तो मैं हाथ में ट्रांसलेशन रखता था कुरान की। जब वो बोलते थे ना वर्स नंबर ये, चैप्टर नंबर ये, तो मैं वो खोलता था क्रॉस चेक करने के लिए। अच्छा। तो वो बिल्कुल सही निकलती थी चीज़ें उनकी अक्सर ना, बल्कि सारी। तो वहाँ से मुझे यकीन पैदा हुआ कि वाकई कुरान अल्लाह की किताब है। मतलब कि लॉजिकली मुझे जो है ना सेटिस्फाई किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि इस्लाम जो है वो बरहक है। ठीक है, ये क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैंने मौलाना तारिक जमील को सुनना शुरू किया। उनसे आप कह लें कि मुझे वो एक एहसास पैदा हुआ, एक नरमी जो होती है, एक इमोशनल टच जो होता है, जी, वो उनसे आया। फिर उसके बाद मैंने नुमान अली खान, उस्ताद नुमान अली खान अमेरिका में होते हैं, उनको सुनना शुरू किया। उनसे आप समझ लें कि कुरान समझ आया कि यार इस कुरान कितनी ज़बरदस्त किताब है और कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको चीज़ें समझाती है वो। जी। तो मतलब कोई मैंने छोड़ा नहीं है बंदा, मतलब कि सबको मैंने सुना है तकरीबन। ठीक है जी। स्टार्ट यहाँ से हुई थी। फतवे भी बड़े लगे हैं, तो क्या ये फतावा जात जो इस वक्त लगाए जाते हैं एक दूसरे पे, अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है फतावों की अक्सर, फलां के पास चला गया, मैं आगे जाके वो जिक्र भी करूंगा उस वाक़े का। तो इन फतवों के बारे में क्या कहेंगे कि ये फतावे कितनी हद तक होने चाहिए, और एक दूसरे पे हम जो फायरिंग शुरू कर देते हैं फतवों की, ये नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्या आपका उसके बारे में? यार ये तो अब डिपेंड करता है ना कि फतवा किस चीज़ पे है। नहीं, जो मुसलमानों पे एक दूसरे के पास, मैं फलां आलिम दीन के पास से लगा, मेरे पे फतवा लगा दिया, ये तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। और जब तक हम, बेशक वो आलिम दीन गलत ही क्यों ना हो, जी, उसमें कोई खामी ही क्यों ना हो, जी, चाहे बेशक वो, मैं कहता हूँ कि वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अच्छा, आपको इल्म हासिल करना चाहिए, देखना चाहिए कि यार आपके मुखालिफ का क्या स्टांस है, ताकि आप उसे मुकाबला तो कर सके ना। जी बिल्कुल यही बात। और ये तो बात की बात है कि सही कौन है गलत कौन है, मेरे ख्याल से जहन को खोलना चाहिए और हर किसी को सुनना चाहिए
और देखना चाहिए कि वो क्या उसका स्टांस है। हो सकता है कि इंसान खुद ही गलत हो। जी बिल्कुल। तो ये फतावे इस तरह नहीं लगाने चाहिए बिल्कुल भी किसी के आलिम के पास जाने की वजह से। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, तकलीद के बारे में आपका क्या हाल है? तकलीद होनी चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं कि मैं मिसाल के तौर पे जाकिर नाइक साहब का आपने जिक्र किया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, मुख्तलिफ जो तकलीद के खिलाफ बड़ी बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये भी तो इनकी भी मानने वाले भी इनकी तकलीद कर रहे हैं, इनके मुकल्लिद हैं। तो ये जो जैसे कि अरबाए आइमा जो हैं उनकी तकलीद की जाती है, इमाम अबू हनीफा, अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, तो ये तकलीद होनी चाहिए या किस हद तक होनी चाहिए, या कितना डाई हार्ड फ़ैन होना चाहिए किसी का, या फिर हमें रसूलुल्लाह का ही सिर्फ डाई हार्ड फ़ैन होना चाहिए? मतलब बिल्कुल मैं ये समझता हूँ तकलीद जो है ना 100% तो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, 100%। जी जी। लेकिन अब बात ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है। अच्छा। होना तो बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, और हर बंदा यही क्लेम करता है कि हम अल्लाह के नबी की सिर्फ 100% तकलीद करते हैं। लेकिन अब उनकी तालीमात की इंटरप्रटेशन है, उनकी समझ है, वो अब जाहिर सी बात है कि हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो फ़ौरन से हर चीज़ समझ ले। एक आम बंदा है, उसने पढ़ाई नहीं की, जाहिल है, या फिर उसको पता नहीं चीज़ों के बारे में जी, तो उसको कोई ना कोई तो शख्स चाहिए होगा जो उसको गाइड करे। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जिस बंदे की तकलीद करोगे समझने में चीज़ों के, वो बंदा क्रेडिबल होना चाहिए। ठीक है। वो बंदा जो ऑथेंटिक होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या उसकी ज़िंदगी जो है सुन्नत के मुताबिक है, उसकी बातें जो हैं वो सुन्नत के मुताबिक हैं। ठीक है, ऐसा कोई बंदा अगर आपको मिल जाता है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं पूरे तरीके से, और उसने अपने आप को साबित किया होता, तो आप उसकी उन मामलात में कर दें, उनको तकलीद उनकी कर लें जो जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है, लेकिन साथ साथ उस चीज़ को समझने की भी कोशिश करें। जी जी। अंधाधुन आप जो है ना तकलीद ना करें, और अगर कहीं पे वो गलत साबित हो जाए तो इसमें बिल्कुल भी हैरान होने वाली बात नहीं है। जिस चीज़ के अंदर कोई शख्स जो है वो सुन्नत से टकरा रहा है, तो इंसान होने के नाते हुए गलतियाँ हर इंसान से हो सकती हैं, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी आलिम हो। जी जी। तो उस पर घबराना नहीं चाहिए, और उसकी वो वाली बात छोड़ देनी चाहिए जो कि सुन्नत से टकराए। तो उसके बाद उसके अलावा अगर आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जो क्रेडिबल आपको लगता है शख्स, तो उसकी आप कर सकते हैं तकलीद उन मामलात में जिसके बारे में आपको इल्म ना हो। ठीक होगा। अच्छा, हमारे नौजवान जो नाथवानी का बड़ा शौक़ रखते हैं, बड़े मजहबी से लोग होते हैं, लेकिन बड़े सादा लू भी होते हैं, वो गायक बन जाते हैं, कल को गानों की तर्ज पे नाते बना रहे होते हैं और इस तरफ चल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नाथवानी का एक ट्रेंड है कि पैसा कमाना है। वो मेरे पे पैसा फेंक रहा होगा और वो एक रिम जिम चल रही होती है, आपने सुना ही होगा मुफ्ती नाथवानी को, तो आपकी क्योंकि फील्ड है, तो इस बारे में बताइएगा कि ये जो नाथवानी है ये ओरिजिनली है क्या, ये करनी कैसे है, और इसका ओरिजिनली आपने ज़हन में रखना क्या है कि इससे पैसे कमाने हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाहानी को कैसे लेना है, वो थोड़ा सा बताइएगा इसकी साइकी। इसके बारे में जो मेरी सोच है ना वो ये है कि देखें, जहाँ तक पैसे की बात है, अच्छा, पैसा तो हर शख्स की ज़रूरत है जी, गरीब हो अमीर हो जो मर्जी हो। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो है वो तो पैसे से ही पूरी होती हैं। बिल्कुल, पैसा तो कहते हैं। आप बीमार हो जाते हैं, अस्पताल आपको मुफ्त में इलाज नहीं करेगा, ठीक है, आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपने रोटी खानी है, आपको दुकानदार मुफ्त में नहीं देगा, नहीं देगा। पैसा तो आपने कमाना है। जी जी। अब सवाल ये पैदा होती है कि आप अब इसको मकसद ही अपना बना लें, बिल्कुल, हाँ, कि सिर्फ मैंने पैसा ही कमाना है। यही बात कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से कि अगर नाथवानी में इंसान पैसा कमाता है अच्छे एक डिसेंट तरीके से, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर पागल ना हो जाए, ये ना हो कि वो क्या कि मेरे ऊपर पैसा फेंका जाए, और इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो उसका इखलास होना चाहिए कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, हलाल काम है, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, इसका माशरे में फ़ायदा भी है, लोग मोटिवेट भी होते हैं, और अगर पैसे कुछ कमा लेता है इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। हम देखें सिंगरों को भी तो कितने लाखों रुपए दे के बुलाते हैं ना, वो खुश भी होते हैं ना, उन पर कोई तनकीद होती है ना कुछ होती है, बल्कि उनकी बड़ी वाह वाह होती है। तो अगर एक नाथ ख्वान जो है वो 2-4 पैसे कमा रहा है तो उसके ऊपर इतना हमें नहीं, मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कम से कम वो सिंगरों से तो बेहतर ही है ना, अल्लाह रसूल की बात कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो क्या हो गया। बस ये है कि उसके पीछे वो पागल ना हो और मकसद उसका ये ना हो, बल्कि एक हलाल रिस्क उसका कमाना मकसद हो। ठीक है। तो और जहाँ तक आजकल के नाथ ख्वानों की आपने बात की है कि ये है क्या, तो देखिए नाथ ख्वानी को तो मैं समझता हूँ कि एक हुनर है, एक अल्लाह ताला ने जिस तरह खूबसूरती रखी है हर चीज़ में, जी जी, आर्ट्स है जिसे कहते हैं, क्रिएटिविटी है, जैसे पेंटिंग्स लोग करते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, अच्छा लिबास पहनना है, घर को सजाना है, वो अच्छा लगता है। इसी तरह आवाज़ का प्रेजेंट करना एक अच्छे तरीके से, ये भी एक नाथ ख्वानी है जिससे लोग इम्प्रेस हों। और जहाँ तक स्टाइल की बात होगी कि गानों की तर्ज पे, देखें जो तर्ज है गाने का, वो तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर गाने की तर्ज पे भी आप नात बना लेते हैं, क्योंकि वो कोई ओन तो नहीं करते ना गाने वाले, तर्जें तो सारी अल्लाह की हैं, मतलब कि जो स्केल्स होते हैं सारे, ये मौसीकी का जो लोग इल्म रखते हैं, ये तो अल्लाह ने सारी चीज़ें बनाई हैं। अब गाने वालों ने उस तर्ज को गलत चीज़ पे जोड़ दिया, इसमें तर्ज का तो कसूर नहीं है ना, इसमें तो गाने वाले का कसूर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। नाथ ख्वान अगर उस तर्ज को अच्छी चीज़ में प्रेजेंट कर देता है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, और कर लेनी चाहिए, एक तरह काउंटर हो गया ना उसको। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है। नहीं आपने बड़े अच्छे तरीके से मेरा ये इसके ऊपर स्टांस है। अच्छा ठीक हो गया। म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है? कुछ उलमा कहते हैं म्यूजिक बिल्कुल सिरे से ही हराम है, ये जो सुनेगा ये शैतान के उसके कान में सीसा, कोई हदीस भी है इस मामले में गालिबन के सीसा पिघलाया हुआ डाला जाएगा। वो कौन सी म्यूसिकी है? और ये जो इक्विपमेंट होते हैं इनके बारे में गामदी साहब तो कहते हैं ये हलाल हैं, कोई मसला नहीं। मुख्तलिफ उलमा कहते हैं बड़े हराम हैं, शदीद फतावे, और एक तरफ बिल्कुल शदीद नरमी। आप किस तरफ हैं? आप तो एक पूरे एक सिस्टम से निकल के आए हैं। बिल्कुल यार, ये बड़ा ही जो है ना एक मेरा इंटरेस्ट वाला टॉपिक है। अच्छा। और उसके ऊपर काफ़ी मैं सोचता रहा हूँ, कभी मैं एक तरफ जाता था, कभी मैं एक तरफ, कभी मैं एक तरफ। अब क्या आपका? मैं आपको पीछे से थोड़ा बताता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। बिल्कुल बताइए। कि जब मैंने दीन पे चढ़ने का मुझे नया शौक जब पैदा हुआ, तो जब मैंने रिसर्च की तो मैंने कहा यार बिल्कुल हराम। अच्छा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ के अलावा बिल्कुल नहीं सुनने। हाँ। और बिल्कुल मैं कट ऑफ हो गया, बल्कि मैंने अपने पुराने जितने भी गाने थे और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी मेरे स्टूडियो में, मैंने सिरे से डिलीट कर दी। मेरे इंटरनेट पे जितने थे सब मैंने डिलीट कर दिए, और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। फ़ायदा ये हुआ कि मैं उसमें से निकल आया। अगर वो मैं छोड़ देता चीज़ें तो मैं फिर मुझे वो पीछे पीछे बुलाती रहती हैं अपने। बिल्कुल ये बात है। तो मैंने सिरे से उसको कट ऑफ कर दिया। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने मजीद स्कॉलर्स को सुना, गांधी साहब को मैंने सुना, और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, उनका मैंने स्टांस के ऊपर सुना, तो फिर मुझे पता लगा यार कि बात इतनी भी जो है ना वो एक्सट्रीम नहीं है जितनी मैं शायद समझ रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर एक दो और आलिम दीन है। मैं एक और जिक्र करता हूँ कि मौलाना तारिक जमील के पास मैं एक दफ़ा बैठा हुआ, तो वहाँ पे कोई मौसीकी की बात हुई कि कुछ नात ख़्वान है, वो नशीद आर्टिस्ट हैं, माहिर जैन, और वो हसबी रबी वाले क्या नाम है उनका, समी यूसुफ जी। तो उनमें म्यूज़िक यूज़ होता है, और ये वो तो मौलाना ने मतलब बड़ा पॉजिटिवली कहा कि उनकी वजह से कितने यूके के अंदर बच्चे नौजवान हैं बाहर के मुल्क के, वो गानों से उस पे आ गए हैं। बिल्कुल ये बात। तो उन्होंने बड़ा ना एक और ही अंदाज से उसको, हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकली उन्हें। तो मैंने कहा यार वाकई यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस तरह। तो फिर मज़ीद जब मैंने रिसर्च की उसके ऊपर, तो मैं अब इस मकाम तक पहुँचा हूँ कि अभी इस वक्त मेरा ये स्टांस है कि मैं ये नहीं कहता कि 100% हराम है, हाँ, और मैं ये भी नहीं कहता कि ये 100% हलाल है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रे एरिया है। मतलब कि इसके ऊपर अगर आपकी रिसर्च, आपकी सोच आपको ये कहती है कि यार इसमें कोई हर्ज नहीं, और आप दिल से ये समझते हो, हाँ, तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो ठीक है। फिर अगर आप ये समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको ये कहती है कि ये हराम है, तो आप उसको ना सुनो। मतलब वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आएगा, गुनाह वो जो तुम्हारे दिल में खटके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके दिल में वो चीज़ खटक रही है, आपको लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कह रही है हराम है, तो आप उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप उसको बेशक यूज़ कर लो। मेरा ये स्टांस है कि मैं सेंटर में हूँ, मतलब कि मैं उसको बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करता अप्रिशिएट, बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ उससे दूर हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि हल्का सा कोई रिंगटोन बज जाए तो मैं अपने गानों में उंगलियां डाल लूँ। इस तरह भी मैं नहीं करता। अगर मैं किसी जगह पे गया हूँ, किसी शादी में, किसी इवेंट में कोई म्यूज़िक लगा हुआ है, तो मैं फिर हाँ जी मैं सुन लेता हूँ। और जहाँ तक मेरी हमद और नातों की बात है, उसमें मैं फ़िलहाल नहीं यूज़ करता इंस्ट्रूमेंट। आप बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे? मैं सिर्फ डफ यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। यानी कि आप वो एहतियात की एक दामन रखते हैं। हाँ, मैं कोई एहतियात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही हराम है। जो कर रहे हैं उन्हें उन पे आप फतवा नहीं लगाते? मैं जो कर रहे हैं उन पे फतवा नहीं लगाता जी। ठीक हो गया। मोटिवेशनल स्पीकर काफ़ी हो गया पाकिस्तान में, बड़ी तनकीद भी होती है जी, ये बड़े पैसे लेते हैं और लोगों को कहते हैं जी ना आप जॉब्स छोड़ो और अपना कारोबार करो, खुद ये उनके पैसे ले रहे होते हैं। और ऐसे भी आए हैं जो कहते हैं जी हम बिल्कुल ही डीमोटिवेशनल हैं और एक अपनी थ्योरी लेके चल रहे हैं। लोग तनकीद भी बड़ी करते हैं, यार ये किधर किधर से नए निकल के आ रहे हैं। एक नई साइकी पूरी उम्मत में बनाई जा रही है। मतलब ये नए हैं, पुराने हैं, ये कौन है, ये क्या करते हैं? यार देखें, मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, उनकी अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो वो वाकई मोटिवेट हो जाता है इंसान सुन के। अच्छा, ठीक है, मैं तो होता हूँ। अच्छा, आप होते हैं? वो अलग बात है कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए। लेकिन जब भी इंसान डाउन फील कर रहा हो, डिप्रेस फील कर रहा हो, तो आप लिखो, इस तरह की कोई वीडियो देखो, तो आपको उस टाइम के लिए फ़ायदा उनसे ज़रूर होता है। वो आपको जज्बा देते हैं ज़रा। ठीक है। और जहाँ तक पैसे की बात है, उसके ऊपर तो मैं कह चुका हूँ कि पैसा अगर हलाल तरीके से है तो उसमें कोई मसला नहीं है। अब सवाल पैदा ये होता है कि वो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं आवाम से? अच्छा, हाँ, ये बात ठीक है। अगर तो वो झूठ बोल रहे हैं, जी, उनको पता है कि वो जो रास्ता दिखा रही हैं सिर्फ दिखावा है, क्योंकि दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। आप अपने आपको जिस तरह प्रेजेंट करते हो पीछे से, चाहे आप वैसे हो या ना हो, ये सिर्फ साइकी होती है सारी, आपने एक इंप्रेशन बिठाना होता है। जी। तो काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि वो एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं आवाम की माइंड में, और वो होता अनरियलिस्टिक है। ठीक है। अनरियलिस्टिक किस्म का होता है। वो कहते हैं जी महीने में आप ये कर लोगे, 2 महीने में आप ये कर लोगे, और अक्सर उन्होंने अपने कोर्सेज वगैरह रखे होते हैं बेचने के लिए। ठीक है। कुछ का मैंने देखा है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक भी हैं बड़े। तो जिस मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुने
उसकी बातों पे अमल करके आप देखें, अगर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं मिलते तो आप समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। ट्रायल और एरर में मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी नई चीज़ आपको पता लगे उसको ट्राई करो, अगर उसका रिजल्ट आता है तो वो ठीक है, अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो दैट मीन्स उसमें कोई गड़बड़ है। तो ये आप खुद परख लें फिर उसको। सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं नौजवान, क्या बताएंगे कैसे इस्तेमाल करें? इसका अच्छा भी इस्तेमाल है, बुरा भी है, तो आप थोड़ी सी मोटिवेट करें, आज आप भी मोटिवेशन दें थोड़ी सी। सोशल मीडिया बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, हाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और देखें ना, अब सोशल मीडिया, हम भी सोशल मीडिया पे ही बैठे हुए हैं अभी। जी जी बिल्कुल। और जिस बंदे के अंदर कोई हुनर हो ना, उसको किसी टीवी चैनल की ज़रूरत है, सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाले, अगर उसमें दम होगा तो आवाम उसको अप्रिशिएट करती है, देखती है, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। तो सोशल मीडिया तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अब ये चीज़ है कि हर चीज़ का अगर एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या उसमें एक्सट्रीम रवैया अगर आप इख्तियार करें तो वो बुरी हो जाती है आपके लिए। अगर आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे बैठे रहो तो वो आपकी सेहत के लिए बुरा हो सकती है, आपकी जहनी सेहत के लिए वो चीज़ नुकसानदेह है। मैं खुद इसका शिकार रहता हूँ कि मोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम जो है ना हो जाता है, और मैं अक्सर, मेरी जंग चल रही होती है अपने आप को उससे दूर करने की। अच्छा। तो ये है कि इसको एक हद तक इस्तेमाल करें, एक हद तक इससे फ़ायदा उठाएं। कोई चीज़ सीखनी है सीखें इसे, लेकिन ये नहीं कि इसके साथ बिल्कुल ही 24 घंटे आप चिपके रहें। तो बैलेंस रख के यूज़ करना चाहिए। बड़ी पावरफुल चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया। ठीक हो गया। अच्छा, एक थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। हमारे मुआशरे में मैंने देखा है कि एक तो पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, जो सेक्सुअल इक्विपमेंट है इसकी तरफ आवाम जा रही है, जो खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी को लड़के हैं, एक महलूत वहाँ पे होता है मामला, तो ये इस तरफ जा रहे होते हैं। जिनसी हरासगी के वाक़यात भी इस वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हुए हैं। आप तो एक ऐसी फील्ड से निकल के आए हैं जिनके बारे में कहा जाता है, मैंने सुना है कि मतलब हैं या नहीं ये अल्लाह का पता है, लेकिन ये कि सुना है कि वो फील्ड जो है वो इस तरह की होती है कि वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट एक आम सी बात है। तो आप क्या नौजवानों को मशवरा देंगे कि इस चीज़ से कैसे निकलें, खासकर पॉर्न एडिक्शन होगी या फिर ये महलूत मामलात हो गए, इनसे कैसे बचा जा सकता है? जहाँ तक फील्ड की बात की है, वो तो देखें ऐसा है कि अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में हैं जी। ठीक है, आपको मतलब कि बड़े नेक जगहों पे भी जो है ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बड़े, मैंने इसलिए कहा ना, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ ये बात ज़रूर है कि जो मतलब कि म्यूज़िक की फील्ड है या फिर जो इंडस्ट्री है उसमें क्योंकि फाशी ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें ये पाई जाती हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि माहौल ऐसा होता है। ठीक है, जहाँ तक इसे बचने की बात है, उसमें जो मेन चीज़ है वो आपका तकवा है। अच्छा, आपका ईमान है, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ अगर अच्छा होगा तो आपको ताकत मिलती है आप गुनाहों से बचने के लिए और इन चीज़ों से। उसमें दूसरी चीज़ है कि अपनी नज़र की हिफाजत करें, और दूसरा ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका माहौल जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपकी इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों में आपका उठना बैठना होना चाहिए जो कि इन चीज़ों को गलत समझें। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ जिक्र भी ना कर सकें, मतलब कि आपको शर्मिंदगी हो गई यार कि अगर इनको पता लगे कि अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ कर रहा हूँ तो कितना मेरा बुरा आपको समझ। ऐसे लोगों में जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना इन सारी आदत में से, इन चीज़ों में से निकल जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में तो महलूत मामला होता है, वहाँ कैसे नज़र बचाएं? मतलब वो तो ग्रुप्स होते हैं, लड़के सीआर के पास, अगर सीआर लड़की है तो उसकी से हमने बात करनी है, मामला टीचर लड़की है, वो कैसे बचेंगे? देखिए सीआर अगर लड़की है और अगर उससे कोई क्लास की बात करनी है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो आपको बता रही है नज़र की हिफाजत कैसे करें? नज़र की हिफाजत देखें आपने खुद करनी है ना। अच्छा, देखिए औरत के बस में जो है ना हमारी आंखें तो नहीं है ना, उसके बस में तो अपना सिर्फ लिबास है। जी बिल्कुल, यही हमारे बस में हमारी आंख है। तो अगर एक साइड ही है ना, अगर मर्द या औरतें इनमें से कोई एक साइड भी अपना किरदार सही तरह अदा करे तो मसला ही सारा खत्म। बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो हमारे हाथ में हमारी आंखें हैं, वो तो किसी का काबू नहीं है ना उसके ऊपर, तो उसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ये औरत ने किया कि नहीं किया। हालांकि फ़र्क पड़ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी तक आप ये करें कि 2-4 घंटे की बात है, थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखें। और जहाँ तक क्लासों की बात है, अगर काम से रिलेटेड बात है तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक, काम के मुतल्लिक आप अगर बात कर लेते हो, ठीक हो गया, सीआर वगैरह से। जी, रूहानियत के मुतल्लिक क्या ख्याल है? आजकल तो सोशल मीडिया पे तो रूहानी पेशवा नए से नए आते जा रहे हैं, तो आपने कभी, क्योंकि तबलीगी जमात वाले भी दम दरूद पे तो यकीन रखते हैं, तो आप चिल्ले भी लगाए हैं, ये मामलात भी किए हैं, तो थोड़ा बहुत है रूहानियत की तरफ टच आपका? यार रूहानियत से क्या मुराद है आपकी? यही जो ये करते हैं जी, वजीफा कर लिया, आदम कर लिया, इस तरह के जो मेरी फील्ड के रिलेटेड चीज़ है, मैं आप खुल के नहीं बता सकता। यार इसके ऊपर मेरा जो है ना नहीं है इतना, मतलब कि जो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, कुछ दम करने के तरीके हैं सूरह फातिहा से मेरे ख्याल से जो सही हदीस से साबित होते हैं, अच्छा, वो तो करने चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो खुद से लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं कि ये कर लो, इतनी दफ़ा पढ़ लो, अगर उसका हदीस में सिरे से ताल्लुक़ नहीं है तो मैं उसको बिल्कुल जो है नहीं मानता। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि हमने मिसअंडरस्टैंड की हुई इस चीज़ को। बात असल में कुछ और है और हमने इसको गलत तरीके से
समझा हुआ है। ये रूहानियत एग्जिस्ट तो करती है लेकिन गलत वे में हमारा माशरा चल रहा है, और उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न मैं ये देखता हूँ कि हम शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। हम ये समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो मर्ज़ी करते रहें और हम कोई शॉर्टकट फार्मूला पढ़ें और उससे सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, हम कहते हैं कि 10 दफ़ा ये पढ़ लो, 20 दफ़ा ये पढ़ लो तो कामयाबी मिल जाएगी। भाई कामयाबी मेहनत से मिलती है। अच्छा। आप अगर बीमार हैं तो आप उसका इलाज कराओ। अच्छा। आपको कोई मतलब कि मैजिकल वर्ड्स कह के तो नहीं आप ठीक हो जाओगे ना। जी जी जी। तो अगर हदीस के अंदर चीज़ें कुछ मौजूद हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैंने देखा कि लोगों ने खुद से चीज़ें इस तरह की बनाई हुई हैं और लोग जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं करते। ठीक है, प्रॉब्लम को सिरे से कैसे ठीक करना है, और इन शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं और फिर ऐसे लोगों के कहते चढ़ जाते हैं जो कि फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक तो हो, मेरा तो ये है कि मैं इससे दूर ही रहता हूँ। जो हदीस में चीज़ें हैं बस उन तक ही रहता हूँ। अच्छा, आप किस आलम दीन को बहुत ज़्यादा सुनते हैं? कौन सी किताब कुरान के अलावा आप कोई सा मुसन्नफ़ है इस्लामी जिसे आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा या मुतासिर हुए, और कौन सा आलम दीन है जो आपकी फहरिस्त में टॉप पे है इस वक्त? होगा ज़ाहिर, बताइए। मैं आपको 2-3 बता देता हूँ जो कि जिनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा। कुरान के हवाले से उस्ताद नुमान अली ख़ान, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने कुरान को समझाया हुआ और ख़ास तौर पे यूथ उनसे बड़ा कनेक्ट कर सकती है, तो मैं तो उनसे बहुत मुतासिर हूँ इस मामले में, उनको मैं सुनता हूँ। ठीक है। मसाइल के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ठीक। जिस तरीके से वो एक एक रेफरेंस को और लॉजिक के साथ खोल के चीज़ों को समझाते हैं। अच्छा। तो उस पर वो फहरिस्त हैं सबसे नंबर 1 पे। और अखलाक, और कभी अगर महसूस हो कि सख्ती आ रही है दिल में तो फिर मौलाना तारिक जमील को सुनता हूँ। अच्छा। अभी गैर मुस्लिमों की कोई चीज़ सामने आ जाए तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनता हूँ। तो इसी तरह सुनता रहता हूँ। जब एक को बहुत ज़्यादा सुन लेता हूँ फिर मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ उससे, फिर मैं एक और स्कॉलर पे चला जाता हूँ, तो ये घूमता रहता है मेरा सर्कल। ठीक हो गया। ठीक, सब इन सब से मुझे बहुत मोहब्बत है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शियाइज़्म से भी मुतासर है? कोई शिया आलम दीन भी है जिसे सुने या कोई कभी सर्च किया इस बारे में भी? बिल्कुल की है रिसर्च। अच्छा, और क्या पाया आपने? यार ये पाया कि जिस तरह हम हैं वो भी वैसे ही हैं। अच्छा, ठीक है। कोई अनोखी मखलूक नहीं है। कोई अनोखी मखलूक नहीं है। वो भी जिस तरह हमें चीज़ें समझाई गई हैं उनको भी समझाई गई हैं। वो भी बड़े अच्छे लोग हैं उनमें, और उनका वैसे अगर चंद चीज़ें निकाल दी जाएं, जैसे मातम है और 2-3 ऐसी गुल वाली चीज़ें हैं, हाँ। तो फ़िक़्ह जाफरी जो है उसे तो फॉलो किया जा सकता है। वैसे मेरा एक ख्याल है, पता नहीं उसके ऊपर ज़्यादा मेरी रिसर्च नहीं है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि अच्छा। मैं जो समझता हूँ कि जो फ़र्क है सुन्नी और शिया में, हाँ। वो इस बात का है बुनियादी कि वो समझते थे कि हज़रत अली को पहला खलीफा होना चाहिए। बिल्कुल, और सुन्नी कहते हैं कि नहीं, हज़रत अबू बकर को ही होना चाहिए था। जी जी, ये मुझे एक बुनियादी इख्तलाफ लगता है। बिल्कुल बुनियादी तो यही है। और मेरे ख्याल से कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो समझते भी हैं तो तस्लीम तो उन्होंने भी किया है ना। जी बिल्कुल। जो उनके वाकई सही वाले उलमा हैं जो कि उनके टॉप लेवल पे, वो तो तस्लीम तो उन्होंने किया है ना। वो सिर्फ समझते क्या होना चाहिए था। लेट्स सपोज मान भी लेते हैं तो क्या इसमें ऐसी बात है? अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग कहती है तो हम ये तो आखिरत में फिर फैसला करेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है तो वो बकर को होना चाहिए था, तो कोई मसला नहीं। इससे हम और चीज़ों पर तो इख्तलाफ नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोई इतना फ़र्क नहीं है और हमें बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए। और बहुत सी चीज़ों में जो है बड़ी उन्होंने अहले बैत के मामले में मतलब कि शियों का बड़ा काम है और उन्होंने अवेयरनेस बड़ी दी है। बल्कि अगर मैं तो समझता हूँ कि माशरे में शिया ना होते तो हमें शायद अहले बैत के बारे में इतना पता ही ना होता। अच्छा, क्योंकि वो बहुत प्रमोट करते हैं ना। जी, बड़ा करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और हमारे जो सुन्नी कल्चर के अंदर जो है मैंने इतना नहीं देखा कि इसके बारे में इतनी बात नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये था कि जुनैद जमशेद साहब की स्टोरी आपकी स्टोरी से बड़ी मिलती है। बड़ी ममासलत है आप दोनों की। वो लाजमी बात है कि बड़ी शख्सियत थे, लेकिन 2-3 चीज़ें देखी है कि आप भी सिंगर से नात ख़वानी की तरफ आए, वो भी बड़े सिंगर थे, नात ख़वानी की तरफ आए। और मैंने देखा कि आपने भी एक ब्रांड स्टार्ट किया हुआ था और उन्होंने भी एक ब्रांड स्टार्ट किया। माना कि उनका ब्रांड ज़ाहिर बात है एक बड़े लेवल पे है, लेकिन ये कि आपको थोड़ी सी उनके साथ मुमासलत आपकी बनी है किस्मत में। बिल्कुल बनी होगी। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली आप देख रहे होते हो और आप चल पड़ते हो, उसी को कॉपी करते हो, उसको फॉलो करते हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता कि आप कॉपी कर रहे हो। मुमकिन है कि उन्हीं से मुतासिर होकर मैंने किया हो, लेकिन मैंने कॉन्शियसली कॉपी नहीं किया उन्हें। अच्छा। सब कॉन्शियसली हो सकता कॉपी किया हो। और जाहिर सी बात है जर्नी बहुत मिलती जुलती थी उनसे। और उनसे मैं रिलेट कर सकता था। वो भी पहले सिंगर थे, फिर वो मतलब कि दीन की तरफ आए। और एक दफ़ा मैं मिला भी उनसे और उनके बयानात वगैरह भी मैं सुनता था। और मुझे याद है कि मैं इस वक्त चिल्ले में था तबलीगी जमात के साथ 2016 में जब उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। तो जब उनकी डेथ की खबर मिली ना मुझे, तो आप यकीन करें कि मेरे मुंह पे ना स्माइल आ गई।
अच्छा। और स्माइल इस वजह से मैं वैसे जो है ना बड़ा ही मतलब कि आप कह लें कि फिलोसफिकल किस्म का बंदा हूँ और मैं बड़ी दूर की चीज़ें सोचता रहता हूँ। डीपली सोचते हैं आप, हाँ, मैंने ये देखा काफ़ी आपको। डीप सोचता हूँ, चीज़ों का मुख्तलिफ मतलब मैं निकाल लेता जी हूँ। जी। तो मेरे मुंह पे स्माइल आ गई, और स्माइल इसलिए आई कि मैंने कहा यार अब मकसद को पहुंच गया बंदा। मकसद को उम्मीद है कि मंजिल पहुंच गए अपनी को होंगे। पहुंच हाँ, गए उम्मीद है होंगे। कि यार वो चलो सुना था कि वो किसी जमात की नुसरत में गए हुए थे, एक नेक काम था, और जी यही जी। उम्मीद है कि अल्लाह उनके साथ अच्छा ही मामला कर वैसे रहे भी हो। वो आग वाले जो शहीद होते हाँ हैं, जाहिर बात बिल्कुल। है, एक हादसा भी हो गया, रोजे में भी तो थे। जी बिल्कुल, तो मकसद तो यही है ना हमारा, हमारा एंड अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हमने सारी ज़िंदगी तो आखिरत में गुजारनी है, जन्नत में या जहन्नम में। तो मैं काफ़ी उनसे मुतासिर था, और इधर से बंदा जो है इतने एक्सट्रीम से जो है वो दीन की तरफ आया, उसमें बेशक छोटी मोटी कमी कोताहियाँ हों, लेकिन हमें जो है ना पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि बंदा क्या था, कहाँ से कहाँ आया, जी जी। उसकी गलतियों पे जो है ना नहीं फोकस करना चाहिए। तो बड़ा मुतासिर था उनसे भी। अच्छा, तो फिर मुस्तकबिल में कोई बड़ा ब्रांड शुरू करने का इरादा है आपका भी? देखें, अब कुछ कह तो नहीं सकते अभी। मैंने जो ब्रांड आपने जिक्र किया मैंने शुरू किया था, लेकिन फ़िलहाल उसको पॉज किया हुआ है, अच्छा। और बस कुछ मसरूफियत की वजह से हाँ। मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं काम कर सका। ठीक है। और फिर कुछ मुल्की हालात भी थे, और जो है बस को मेरी वालदा बीमार हो गई थी बीच में, अल्लाह पाक। और उसकी वजह से मैं बिल्कुल जो है उस पर तवज्जो नहीं दे सका। तो अच्छा। फ़िलहाल हमने उसको पॉज किया हुआ है। आगे फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कर दें इसको शुरू दोबारा, क्या पता ना करें। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का आपने जिक्र किया। मैं आप क्योंकि उनके क्लोज 3 स्टूडेंट हैं, या आम अल्फाज में लोग कहते हैं जी मुकल्लिद हैं, जी जी। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। मैंने जी। देखा कि आप 2018-19 के करीब आप उनके पास गए थे। जी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की खूबियाँ तो सब बताते हैं, आज उनके स्टूडेंट से मैंने उनकी हामी सुननी है कोई, आज इनकी मुझे हामी बताएं क्या है? देखिए, खामी तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले खामी कोई शेयर करने से पहले कि हम इंसान जितने भी हैं ना, जितने भी इंसान हैं सिवाय नबियों के, जी जी। वो उनमें कोई ना कोई इम्परफेक्शंस लाजमी होती हैं। और मेरे ख्याल से ये इंसानियत की खूबसूरती भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि उसमें कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई कमी होती है, क्योंकि परफेक्ट जो है वो तो अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल अल्लाह की ज़ात है। जी ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज़ में कोई खामी नज़र आ भी जाए तो इतना हैरान होने वाली या फिर वो ऐसी बात नहीं है। हमें ओवरऑल देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या है इस चीज़ का। खामी तो हर चीज़ में आपको मिलेगी, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम नक्स पाया पास्ट में भी और फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी उसमें कोई ना कोई खामी होगी। जी जी। जहाँ तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात है, उनका ओवरऑल मैं समझता हूँ बहुत उन्होंने काम किया माशरे में, एक बहुत इम्पैक्ट है उनका, और उन्होंने बहुत से कॉन्सेप्ट्स लोगों के क्लियर किए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स थे। तौहीद के ऊपर बड़ा उन्होंने जो है काम किया, और अपनी ज़िंदगी उन्होंने पूरी लगा दी उसके ऊपर। तो उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है। अच्छा। मतलब के बजाय, मतलब कि इनकी जो खामियां थोड़ी बहुत हैं वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ उनको। जब मुझे नज़र भी कोई चीज़ मैं फील करूँ कि यार ये चीज़ बेहतर हो सकती थी, लेकिन उनका जो काम है बड़ा, अच्छा, उसके सामने वो खामियां कोई मायने नहीं रखती। ठीक है। जहाँ तक खामियों की बात है, उसको मैं ये खामी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सजेशन होगी उनके लिए, वो यही कि जो कभी कभी वो थोड़े सख्त हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि रवैया उनका थोड़ा सख्त हो जाता है। अच्छा। तरीका उनका थोड़ा सा मुझे लगता है सख्त हो जाता है। हाँ। लेकिन वो उसकी जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि भाई ये ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है, तो अब मैं उनकी स्टेज पे तो हूँ नहीं, क्या पता मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ तो वो ठीक ही कह रहे हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि उनको नरमी इख्तियार करनी चाहिए। गामदी साहब वाली अखलाकियात ले लेनी चाहिए उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल ले लेनी चाहिए। नहीं उतनी एक्सट्रीम मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत तो बैलेंस होना चाहिए। और हज़रत अली का मेरे ख्याल से वो एक कॉल है ना, कितने मीठे भी ना हो के मक्खियाँ जो हैं वो जी जी, ऐसे ही है ना, यही बात है। मक्खियाँ आपको चाट जाए और इतने कड़वे भी ना हो। इस तरह के इतने मीठे भी ना बने कोई आपको खा जाए। हाँ। वो हजरत अली का है ही नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा है। जी जी। और इतने कड़वे में ना बने कोई बंदा तुम्हें कोई छूट दे। मैं समझता हूँ बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। गामदी साहब को भी सुनते होंगे, लाजमी बात है। उनको मैंने सुना है, बहुत ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन उनको मैंने सुना है। मुतासिर है उनसे थोड़ा बहुत कोई यार देखिए, मुतासिर मैं इस हवाले से हूँ कि वो दीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी वजह से कितने जो लिबरल लोग हैं वो रुके हुए हैं, लिबरल नहीं हुए। बिल्कुल, और नमाजें उन्होंने शुरू कर दी हैं। और जो शख्स जिसको तबलीगी जमात नहीं मुतासिर कर सकती, जिसको कोई और आलिम दीन नहीं मुतासिर कर सकता, पता लगता है कि वो गामदी साहब से मुतासिर है। जी जी। तो चलो ठीक है, वो दाढ़ी नहीं रखता, चलो ठीक है, उसके एक दो चीज़ों में इख्तलाफ है, लेकिन चलो वो नमाज तो शुरू कर रहा है ना। जी जी। वो मतलब कि दीन की बात तो कर रहा है ना, हो सकता है कल को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर भी हो जाए। हाँ, तो माशाल्लाह वो भी बड़े, और उनका अखलाक और उनका बात करने का तरीका हमें चाहिए कि हम जितने भी मुसलमान हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग इस फील्ड में हैं, उनको सबक सीखना चाहिए कि किस तरह बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए। ठीक होगा। अच्छा यार, एथियस्ट बड़े हो रहे हैं आकिब भाई, लोग खासकर नौजवान यूनिवर्सिटीज़ में। शायद इसकी वजह यही है कि हम बेराहवी पे चल रहे हैं,
जिनसी तस्कीन की खातिर एक चीज़ पे को लेके चल रहे हैं, इसका सदेबाब क्या है? दहरियत को कैसे रोका जाए? या मैं मिसाल के तौर पे अगर दहरियत की तरफ जा रहा हूँ, मैं खुद को कैसे रोकूँ? मैं उस गड्ढे में गिरने से पहले वैसे तो गांधी साहब की आपकी बात दुरुस्त है कि मैं भी मानता हूँ कि गांधी साहब की वजह से सही पीक पे जाकर लोग रुक गए हैं और वो उस गड्ढे में नहीं गिरे, कम से कम काफिर नहीं हुए। जो भी बाकी था उनका अकायद जिस तरह के भी हैं, लेकिन काफिर नहीं हुए, एंड रिजल्ट उनका अच्छा ही होगा। तो ये कैसे बचा जाएगा? सिर्फ एक गांधी साहब हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, बाकी कौन सा आलम दीन है आप कहेंगे जिसको सुना जाए? यार मेरे खासकर मॉडर्न जो लड़के हैं हमारे। एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना जाए, अच्छा ठीक है, इससे बचने के लिए एथीज़म से, अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी सुनने से पहले जो है ना, वो है कि अपनी अकल इस्तेमाल करके, सोच के, ठीक हाँ, मतलब कि ये सीरियस बात है कि सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। बिल्कुल, मोटिवेशन नहीं, सेल्फ थिंकिंग। मोटिवेशन तो बाद में आएगी ना, आप सोचें, ठीक है, इसके बारे में खुल के सोचें। जब आप सोचेंगे तो आपको हो सकता है, उम्मीद है कि पता लग जाएगा आपको कि यार कोई ना कोई बनाने वाला ज़रूर होगा। अब ज़रा इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है। हाँ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सोचें और गौर करें, दरख्तों पे गौर करें, पहाड़ों पे गौर करें, आसमान पे गौर करें, परिंदों पे गौर करें, अपने इर्द गिर्द अपने आप पे गौर करें। शीशे में खड़े हो जाएं जाके सामने, अच्छा, अपने हाथों को देखें, अपनी उंगलियों को देखें, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुने कि मैं क्या चीज़ हूँ, मतलब कि मैं क्या मखलूक हूँ। मैं हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ, कभी मैं गुस्से में आ जाता हूँ, कभी मुझे किसी पे बहुत मोहब्बत आ जाती है, कभी नफरत आ जाती है। ये मैं हूँ क्या? ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें मेरे अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम अल्लाह की मखलूक पे इस तरह गौर करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से यही स्टेप 1 है। इसके बाद अल्लाह ताला फिर आपको अपनी कुदरत दिखाता जाता है और आपको यकीन आ जाता है, आ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पहला स्टेप है सोचें और सोचें, बस। ठीक हो गया। फ़िरका वारियत में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, फ़लाँ जगह फ़िरका बन गया नया, और लोग तो कहते हैं कि इंजीनियर साहब एक फ़िरका बना रहे हैं, एक ही तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, एक ही बंदे को इमाम बना लिया। मतलब मेरा ख्याल है कि आप तो काफ़ी सारे लोगों से मिले हैं, चिल्ला भी लगाया, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास भी चले गए, मुख्तलिफ बरेलवियों के पास भी बैठे होंगे, शिया के पास भी बैठे होंगे। फ़िरका वारियत का सदेबाब क्या है? कैसे इसे ख़त्म किया जाएगा? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा, और जहाँ तक फ़िरका वारियत की बात है, देखें, इसकी मैं ये मिसाल दूंगा, जो था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया इस दुनिया से, उनकी दुनिया से जाने के बाद लोगों ने जो शिर्क करना शुरू कर दिया, जी, और वो कितना एक्सट्रीम ले गए, तो इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था। जी, यही बात, ठीक है, उन्होंने तो सही तालीमात दी हैं लोगों को। सिमिलरली बहुत से हमारे जो उलमा होते हैं जी, उनके जाने के बाद जो है ना, नीचे जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो एक फ़िरके की शक्ल दे देते हैं। मतलब कि ऐसा मुमकिन है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही जो है वो फ़िरके को लॉन्च किया हो या बनाया हो। ठीक है, तो इसी तरह कुछ हद तक मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जब एक ग्रोह इकट्ठा होता है, इवन के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के भी जो फॉलोअर्स हैं जी, उसमें भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो एक्सट्रीम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक ऐसी बाहर से देखने में लगता है कि शायद एक फ़िरका बन रहा है, लेकिन इसमें जो है वो आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते इसमें। और इंजीनियर का, मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, उनका कसूर नहीं है। और इसी तरह मेरे ख्याल से मैं बाकी जो फ़िरके जितने भी बने हुए हैं, उनके भी जो टॉप लेवल पे जो आलम दीन है, उन पे भी मैं हुस्न ज़ानी रखता हूँ कि उन्होंने भी ऐसी तालीमात नहीं दी होंगी फ़िरका बनाने की। तो फ़िरके नहीं होने चाहिए यार इस्लाम में। सबसे बड़ा फ़िरका जो मुझे, जिसके बारे में सोच के मैं परेशान होता हूँ, वो ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस नहीं है, वो है शिया सुन्नी। अच्छा, ये सबसे बड़ी मुझे लगती है कि ये डिफरेंस बड़ा मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है कि यार इवन के जो लोग जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं या फिर बाकी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जब वो बात करते हैं तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम अहले सुन्नत में से हैं। अच्छा, और अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम अहले तशीह नहीं हैं, अहले सुन्नत हैं। तो ये भी काइंड ऑफ एक डिवीजन तो पड़ गई ना जी, डिवीजन तो बढ़ गई है, डिवीजन तो पड़ गई। हम जी मुस्लिम हैं जी, अहले सुन्नत हैं, हमें अहले सुन्नत करके बताना पड़ता है कि हम कौन से वाले मुस्लिम हैं। बल्कि मेरा उनसे ये भी इख्तिलाफ है कि उसूलुल काफ़ी भी तो एक शिया किताब है, उनके इसके अलावा इस्तब्सार है, मल्ला याहदर मिनल फ़िकिया है, और मुख्तलिफ़ किताबें हैं उनकी, छोटी मोटी एहतजाज तबरसिया जैसे हमारी मसद अहमद बिन हंबल है, इस तरह की। तो ये किताबें भी तो हैं ना, उन पर भी हवाले देने चाहिए। शिया तो तभी मुतासर होंगे उनकी बात से। बिल्कुल, अब उनके बारे में मेरा इतना इल्म नहीं है, अच्छा, इन किताबों के बारे में, लेकिन बिल्कुल अगर हैं तो उनको पढ़ना। ये ऐसे ही है जैसे हमारी बुखारी और मुस्लिम है ना, जी जी, उसूलुल अरबा की किताबें हैं, उसे कहा जाता है 4 उसूलों की किताबें हैं। बिल्कुल, ये फिर वही, इसमें फिर लंबी बहस शुरू हो जाएगी, इनकी जो बरसों से चली आती जा रही है कि ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात होती है। बहरहाल सब किताबों को पढ़ना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है इसको शिया सुन्नी को जो है ना किसी तरीके से अगर हम एक कर दें तो ये बाकी तो छोटे छोटे मसले हैं उनके सामने, मतलब देवबंदी, बरेलवी, ये तो बात की बात है। अच्छा, जो मेन मैं समझता हूँ वो है कि शिया सुन्नियों को जो है ना बैठ के
किसी तरीके से ये ख़त्म हो जाए ना काम, ठीक है, और मुस्लिम पे हम आ जाएं, क्योंकि ये मेजर डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि नमाज के तरीक़ों में भी फ़र्क है, और बाकी देवबंदी अहले हदीस ये जो बाकी हैं इनमें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे लगता अच्छा दिखने में बज़ाहिरन, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो मुझे इसमें है। तो ये एक दूसरे को एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, मतलब कबूल भी कर लेते हैं एक दूसरे को, बस कबूल करना चाहिए बिल्कुल, और प्रेजेंट अपने आप को एज उम्मत करना चाहिए, ठीक है, और बाकी ये चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो बिल्कुल रहेगी, उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। बस अगर हम, अल्लाह कुरान में भी कहता है ना कि उसका मफहूम कुछ इस तरह का है कि काफिरों से उन चीज़ों पे बात करो जिस पे मतलब कि सेम पेज पे आप हो, जी जी जिस पे दोनों का इत्तेफाक, मुश्तरकात, जी बिल्कुल। तो इस पे भी अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो चीज़ें सिमिलर हैं, तो मेरे ख्याल से ये फ़िरका वारियत का जो ये बीमारी है ये कम हो सकती है। अच्छा यार, अलीट क्लास में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि हमारी जो अलीट क्लास है हमारे मुल्क की, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को बड़ा उनमें डिफरेंस समझते हैं। वो समझते हैं जी ये कोई कीड़े मकोड़े हैं या कोई इस तरह की। उनके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो तफरीक है दौलत की, ये कोई होनी चाहिए इस तरह का मामला? उनके लिए थोड़ी सी बताएं कि ये हमारा दीन किस तरफ कहता है कि हमें किस तरह एक दूसरे को मुश्तरकात पे, जैसे कि आपने कहा फ़िरक़ों में मुश्तरकात है, इस तरह दौलत के मामले भी कोई तफरीक इस्लाम में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताएं, कुछ थोड़ा मोटिवेट करें हमारी नौजवान नस्ल के लिए। आप पैगाम देना चाहें उनको? यार मैं इसके वाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना ये यकीन बनाए ना कि जिसको भी अल्लाह दौलत दे और जिसको एवरेज से ज़्यादा दे नवाजे, तो वो ये समझे कि ये मुझे अल्लाह ने दिया, ठीक है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मसला तब पैदा होता है कि जब आप समझते हो कि यार ये मेरी मेहनत, हाँ, मेरी अक्लमंदी है, मेरी जो है वो मतलब कि ना मेरी वजह से मुझे ये चीज़ मैंने हासिल की है, और क्योंकि मैं ज़रा सुपीरियर हूँ तो ये सामने वाले लोग हैं इनमें ये अक्ल नहीं है, तो ये कोई नीचे तबके के लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिल से निकाले और ये सोचे कि जो अक्ल भी तुम्हारे पास आई है ये भी अल्लाह ने तुम्हें दी है। ये जो सलाहियत अल्लाह ने तुम्हारे पास आई है, जिसकी बिना पे तुम कमाई कर रहे हो, हाँ, ये तुम्हें अल्लाह ने दी है, ठीक है। अल्लाह चाहता तो ये तुमसे लेके किसी गरीब को भी दे सकता था, ये भी तुम्हारा पार्ट ऑफ टेस्ट है, तुम्हारी अक्ल भी, ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ने रिस्क दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अल्लाह जिसको रिस्क देना चाहता है या जिसको माल देना चाहता है, अल्लाह उसको समझ अता कर देता है, ठीक है, उसके हुनर की, कि किस तरीके से माल कमाना है, किस तरीके से वो रिस्क, मैं समझता हूँ इसको। अच्छा, तो ये सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से है, ये जा भी सकता है और ये आ भी सकता है। गरीब ये सोचें कि आ भी सकता है, जा भी सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, तब जो है थोड़ा सा हो सकता है कि नरमी पैदा हो गरीबों के लिए, अमीरों की। आजकल वो गरीबों भी चला हुआ है काफ़ी, और बस। और दूसरा ये कि जितना भी इंसान के पास हासिल हो उसकी जो है ना उस पर मुतमईन हो जाए। अच्छा। और मेन उसका फोकस होना चाहिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और अपने आप को वो देखे कि क्या उसके अमाल कैसे हैं जी। मतलब अल्लाह कुरान में भी कहता है ना कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाओ नेकियों में, मतलब कि कम्पीट करो एक दूसरे के साथ, मफहूम उसका ऐसा है जी जी। तो आप इस नज़र से देखो कि यार ये गरीब बंदा है मेरे से माली एतबार से, लेकिन ये तहज्जुद भी पढ़ता है, हाँ ठीक है, मैं तहज्जुद नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल, तो ये मुझसे अमीर है। तो आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो अमीरी गरीबी को, और ये सोचो कि ये अल्लाह ने मुझे दिया, ठीक है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था, तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक। अच्छा यार, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मैंने देखा है कि हमारे हम जो पाकिस्तानी हैं, मतलब इस वतन के रहने वाले, तो ये जो तारकीन वतन हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फॉरनर्स हैं, वो दीन के बड़ा करीब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर वही सवाल करते हैं कि यार हम किसको सुने, किस तरह, बल्कि वो जिसके लिए कुरान पढ़ने के लिए जिसको कहते हैं किसी को, तो वो भी आगे से पैसे ले रहा होता उनके, ठीक है। तो ये फैमिलीज़ बेचारी किस तरह इस्लाम को सीखें, क्या करें, क्या सोर्स ऑफ उनके लिए बेहतरीन होगा कि जिसके ज़रिए वो इस्लाम को टच करें ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि वो बड़ा कोशिश करते हैं कि मैंने देखा है मेरे साथ भी फैमिलीज अटैच हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि बड़ा हम दीन के करीब आएँ। बिल्कुल है, जो ओवरसीज़ लोग होते हैं ना, अच्छा, ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर एक छोटी कम्युनिटी हो ना तबका, तो उसकी मोटिवेशन का लेवल ही कुछ और होता है, क्योंकि वो उनकी तादाद कम होती है, वो उनको फील हो रहा होता है कि वो मतलब कि अपोजिशन उनको मिल रही होती है माशरे की तरफ से, तो वो और पक्के हो जाते हैं अपने बिलीफ के अंदर, अच्छा ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं ओवरसीज़, वहाँ पे क्योंकि काफिर होते हैं ज़्यादा, तो अच्छा, उनके अंदर डिज़ायर पाई जाती है, अच्छा, दीन पे चलने की। वही फार्मूला है जो यहाँ पे लोगों के लिए है कि वो सबको सुने, अच्छा, जिसकी बात उन्हें लगे कि ऑथेंटिक है, क्योंकि अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करनी है ना साथ साथ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है आपने डफर डम हो के अगला जो बंदा कह रहा है आप सुनी उसको अमल किए जाओ, आप सबको सुनो।
आपकी अकल के मुताबिक, आपकी सच्ची नीयत के मुताबिक जो स्कॉलर या जो भी आलिम दीन आपको लगता है कि कुरान और हदीस के करीब है, हाँ, उसको सुने, अच्छा, और उसकी बात पे अमल करें, और सबको सुने, क्योंकि हर शख्स में कोई ना कोई अच्छाई तो ज़रूर होगी। जिसका जो पॉजिटिव है वो लें और जिसका जो नेगेटिव है उसको इग्नोर कर दें। ज़्यादातर वहाँ के इंग्लिश समझने वाले होते हैं, तो इंग्लिश में कौन सा स्कॉलर, मतलब इंग्लिश बोलने वाला या कोई इस तरह का बिल्कुल, जो कि स्पोकन उसकी हो? मुझे तो यकीन करें कि जो बाहर के स्कॉलर्स हैं वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है, क्रेडिबल हैं, बेहतर हैं ज़्यादा। अच्छा, मे भी हो सकता है कि मैं क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में शायद उर्दू की निस्बत बेहतर है, मे भी ये वजह हो सकती है। ठीक है। लेकिन नंबर 1 पे जो मुझे पसंद है वो नुमान अली खान, अच्छा, बल्कि उनका तो एक इंस्टीट्यूट भी है, बीना इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ से आप अरबी भी सीख सकते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने कोर्सेज अपने लगाए हुए हैं, अरबी सीखें, कुरान को समझें, ज़बरदस्त, मतलब कि बहुत आला, बहुत उसकी मैं तारीफ़ करूँगा नुमान अली खान की। ठीक है। और फिर काफ़ी हैं, डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स हैं, उन्होंने बल्कि एक अपनी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी बनाई हुई है जिसके अंदर जो है दीनी नॉलेज के साथ साथ दुनियावी चीज़ें भी हैं। अच्छा, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस्लामी उसके साथ टच के साथ रखी हुई हैं। ठीक है। और साथ वो हैं मुफ्ती महंग हैं। मुफ्ती महंग के बारे में मैं सवाल करने लगा था जी, मुफ्ती महंग जो है बहुत स्वीट हैं, मतलब कि बड़े अच्छा उनका अखलाक है और बड़े लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वो। मैंने नहीं सुने हुए, लेकिन मैं सुनूंगा, आप थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, आप सुने, और उनका जो एक तरीका बात करने का, और थोड़ा उसमें ह्यूमर भी डालते हैं, वो फनी भी होते हैं। अच्छा, तो मुफ्ती तारक मसूद है वो इंग्लिश में मतलब कि नहीं, मुफ्ती तारक मसूद का तो मुकाबला नहीं है, लेकिन जो मुफ्ती महंग है वो बिल्कुल बेहतरीन है, उनको सुने आप। ठीक है, ठीक है। तो आप सुनते हैं मुफ्ती तारक मसूद साहब को भी? बहुत सुना है, अच्छा, अभी भी सुनता हूँ। ठीक है, और मुझे पसंद भी हैं वो। ठीक हो गया। बड़े उनकी वजह से भी मेरा, बल्कि मैं अपने घर की आपको बात बताता हूँ कि मेरा बड़ा भाई है, अच्छा, वो मैंने नहीं देखा कि कितना ज़्यादा मुतासिर वो होता हो उन स्कॉलर से जिनको मैं सुनता हूँ, बल्कि उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं इतना होता। अच्छा, तो एक दफ़ा रमज़ान में हम जा रहे कहीं पे, तो उसने मुफ्ती तारिक मसूद का बयान लगा दिया गाड़ी में। अच्छा, तो बड़ी मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैंने कहा यार कि चलो, इन्होंने जिसको मैं नहीं कर सका उसको मुफ्ती तारिक मसूद ने कर दिया। जिसको एक बंदा नहीं समझ आता, मतलब कि स्कॉलर को पसंद नहीं करता, कोई और हो सकता है उसको कर दे। तो ये सब जितने भी स्कॉलर हैं, सब के लिए मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है, और उनको मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, शादी हुई है आपकी? जी, मेरी शादी हुई है। ठीक है, तो दूसरी का भी इरादा है कोई? यार देखें, इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने कुरान के अंदर जो है ना इजाज़त दी हुई है। अच्छा, फिर है को थोड़ा सा अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है, बिल्कुल। और अल्लाह ने ये भी इजाज़त दी हुई है कि एक करो। अच्छा, मतलब कि सिर्फ एक पे रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी 2, 3 या 4 करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। जहाँ तक मेरे वाले से बात है, फ़िलहाल तो मेरी एक है, और आगे का कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अगर वो 2 करना चाहता है तो उसके बारे में आपके क्या कहेंगे? वो कैसे इत्तेदाल रखे? बड़ा मुश्किल होता है आजकल के मुआशरे में। मैं तो समझता हूँ कि एक रखना भी बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान जैसे मुआशरे में। तो बस वो बैलेंस रखे, जो बेसिक उसके हक़ाइक़ हैं, जो हमारे आलम दीनों ने हमें बताए हुए हैं, जो बेसिक उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। वक्त जो है बराबरी के साथ बांटें। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ 2 क्या पहली शादी करने के लिए भी ये है कि इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी, ये तो बात है। अक्सर नौजवानों का ये इशू आता है कि भाई हम 20 साल के, हम शादी करना चाहते हैं, हमारे माँ बाप नहीं करने दे रहे। तो वो सही करने दे रहे हैं ना। अगर आप कमा ही नहीं रहे तो उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो आपके मतलब कि फैमिली को सपोर्ट करें। ये भी कुछ आलम दीन कहते हैं जी वो बाद में रिज़्क आ जाएगा, आप शादी करें, क्या मसला है? मतलब नहीं, मैं इस चीज़ से बिलीव नहीं करता, इस चीज़ से एग्री नहीं करता। अच्छा, कम से कम बेसिक तो होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आप करोड़ों के महलात जब तक नहीं बना लेते, इतना हो कि आप बेसिक ज़रूरियात पूरी कर सकें, अपनी भी और अपनी फैमिली की भी, और उसके अलावा भी कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स आप कर सकें, ताकि कल को कोई इमरजेंसी आए तो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन इस चीज़ में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि आप खुद डिपेंडेंट हो अपने माँ बाप पे और आप बोलो कि मैंने शादी करनी है। तो सबसे पहला काम मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा यार, कि आप सारे काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके लिए होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, आप ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकेंगे सही तरीके से। ना आप दीन की खिदमत सही तरीके से कर सकेंगे, ना आप और कोई ज़िंदगी में काम कर सकेंगे। अगर आपने दीन का काम भी करना है, दाई भी बनना है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मोमिन का हथियार है पैसा, आप भी वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई विश जो अभी तक पूरी नहीं हुई दीनी लिहाज से और आप पूरी करना चाह रहे हो? हाँ जी, मेरी है विश। कौन सी? एक मेरी विश ये है कि जब मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनता था ना, तो अच्छा, उधर लोग जो है ना कलमा पढ़ते थे।
अच्छा कलमा मतलब कि मुसलमान होते थे, हाँ ठीक हो गया, गैर मुस्लिम होते थे, वो जाकिर नाइक बोलते थे, वो उनके पीछे कलमा पढ़ते थे और वो सही तक। असल में आजकल वो हमारे महफिलों में कलमा पढ़ाते भी है ना ऊंची ऊंची, तो वो नहीं वो नहीं, जब गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होता था, ठीक है, तो वो देख के मैं बहुत इंस्पायर होता था। अच्छा, तो मेरी एक विश ये है कि वैसे तो मतलब कि कोई शख्स किसी शख्स को मैं इतना मुतासिर करूं कि वो मुझसे मुतासिर हो, कि मैं एक ज़रिया बन जाऊं उसकी हिदायत का, मुस्लिम हो जाए जी, और वो मुसलमान बने और वो कलमा पढ़े। ये मेरी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी ज़रूर ख्वाहिश पूरी करेगा कभी ना कभी। तो मतलब ये कि इसके अलावा आप गए हैं हज उम्रा वगैरह? जी जी बिल्कुल, उम्रा मैंने किया हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा मतलब कि यही ख्वाहिश है। देखें, ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड है ना, फिर एक चीज़ बोलूँगा दूसरी तीसरी चौथी, तो दुनियावी एतबार से तो बहुत हैं। ख्वाहिश एक ये है कि बस जब मरूँ तो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल हो। बिल्कुल, ये बस यही मेरी सबसे नंबर 1 ख्वाहिश ये है कि जो टेस्ट में अल्लाह ने हमें डाला हुआ है, ये टेस्ट हो रहा है ना, जिस इम्तिहान में हम आ चुके हैं, और जिस ख़तरनाक इम्तिहान में कहूँगा मैं हम फंस चुके हैं, जिसमें ख़तरा शदीद है, इसके अंदर मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं जो है इसमें नाकाम ना हो जाऊँ। और सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं इसमें कामयाब होकर जितना मैक्सिमम एक लेवल हो सकता है जन्नत का, वो मैं हासिल कर लूँ। यूथ क्लब के बारे में क्या कहेंगे? नौजवानों को कितना मुतासिर कर रहे हैं और किस हद तक वो ठीक हैं, किस हद तक वो एक अच्छे पाथ पर जा रहे हैं? नौजवान उनसे क्या मोटिवेशन ले सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ठीक होने की बात है, वही अपनी मैं बात दोहराऊँगा कि देखें, परफेक्ट चीज़ जो है ना, वो आपको नहीं मिलनी कहीं पे भी। अच्छा, मेरे अंदर जो एक चीज़ थी ना कि मैं परफेक्शन की तलाश में रहता था पहले जी। जिस बंदे के पास भी जाऊँ, जिस जमात में भी जाऊँ, मैं कहता था चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, एक के पास जाऊँगा, उससे 1000 चीज़ें मैंने अच्छी सीखी होंगी, एक चीज़ आएगी कोई नेगेटिव, तो मैं कहूँगा यार ये क्या बात हुई, मायूस हो जाऊँगा। फिर मैं किसी और के पास जाऊँ, फिर वहाँ जाके मैं 1000 चीज़ें सीखूँ, फिर बोलूँ अब तो मैं पहुँच गया हूँ फिर जगह पे, फिर उसमें कोई कमी मैं देखूँ। तो मेरे तजर्बे के मैंने यही सीखा है दुनिया में कि परफेक्ट आपको चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर परफेक्ट चीज़ आने लग जाए फिर तो ये मकसद ही ख़त्म हो जाए ना सारा। मतलब कि फिर तो अगर परफेक्ट जमातें आने शुरू हो जाएं तो फिर हर चीज़ ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल वो जंग जो चल रही है कि अच्छाई बुराई की, वो जंग ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से मकसद भी यही है कि जंग तो चलती रहनी चाहिए। ठीक है। तो यूथ क्लब की जहाँ तक बात है, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उनकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत अच्छी है नौजवानों के अंदर, ख़ास तौर पे जो एलीट क्लास है, ठीक है, उनके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी तोहा भाई से जो मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया है। जी बिल्कुल, मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके। जी मैंने देखी। तो वो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे बाकी रिलीजियस लोगों का जाना ज़रा मुश्किल है। ठीक है ज़रा, अब तबलीगी जमात को यूनिवर्सिटियों में तो नहीं जाने देते, नहीं जाने देते, बिल्कुल यही बात है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ पे खैर का काम करे, लोगों को दावत दे रहे हैं इस्लाम पे आने की। नौजवानों को लोग बड़े मुतासिर भी हो रहे हैं उनसे। अच्छा, तो ज़बरदस्त, इस तरह की और जमातें भी होनी चाहिए और इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। यानी मॉडर्न तबलीगी जमात आप इन्हें कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, मॉडर्न कह लें या फिर हाँ कह सकते हैं मॉडर्न तबलीगी जमात। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा किताबों को, आम लिटरेचर को भी पढ़ते हैं आप? बिल्कुल। तो कौन सा आप बहुत ज़्यादा मुसन्नफ़, जिसे आपने इंग्लिश में खासकर आपका कह रहे थे इंग्लिश मीडियम में किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। अच्छा। और ये शौक़ मैंने ज़बरदस्ती डेवलप किया है। हाँ ठीक है। मैं जब स्टूडेंट था ना, मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था, बल्कि वक्त के साथ तो मैं बिलो एवरेज चला गया था। मुश्किलों से पास हो रहा था। और एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैं और मेरे घर वाले ये सोचते थे कि शायद मैं यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला भी नहीं होगा, कि शायद मैं अपनी 12वीं भी पास ना कर पाऊँ। यहाँ तक बात पहुँच गई थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी 12वीं पास की। उसके बाद फिर वापस मैं ऊपर चढ़ना शुरू हुआ कि अपनी एजुकेशन के अंदर। किताबों का मुझे बहुत शौक़ है। मैं ये समझता हूँ कि 2 किताबें जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें पढ़नी चाहिए, सब किताबों को परे रख के। सबसे पहले नंबर पे कुरान, दूसरे नंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अच्छा। ये 2 चीज़ें नंबर 1 प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। पहले इनको पढ़ें, उसके बाद किसी और किताब पे जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इल्म का वो है, सोर्स है। ठीक है। इससे बेहतर इल्म आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है। कुरान शरीफ में फ़िलहाल जो है वो पढ़ रहा हूँ, जो एक शॉर्ट तफसीर है तकी उस्मानी साहब की। अच्छा। और मेरा इरादा है कि मैंने सबकी पढ़नी है, ये नहीं कि किसी एक की पढ़नी, क्योंकि वो मैं शुरू कर चुका था पहले से, तो मैं भी इसको मुकम्मल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ ऑथर्स की पढ़ूँगा जिन्होंने ट्रांसलेशन की है।
और जो सीरत की किताब है वो तकरीबन आधी मैं मुकम्मल कर चुका हूँ, जो उसकी 3-4 वॉल्यूम्स हैं, उसकी हाफ वो हो चुकी है तकरीबन। अच्छा, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब साहब की जो? नहीं, वो है अली सलाबी, डॉक्टर है कि दक्तूर लिखा हुआ उसके ऊपर, अली सलाबी, ये अच्छा। मिस्र के एक हैं आलिम। ठीक है। उन्होंने ये इसका उर्दू में तर्जमा का है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा। और जितने ये जो साइंटिफिक किताबें ख़ास तौर पर मुझे पसंद हैं, फिक्शन वगैरह की? फिक्शन नहीं, फिक्शन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, बिल्कुल नहीं मुझे पसंद। अच्छा। मुझे सिर्फ साइंटिफिक किताबें पसंद हैं। सेल्फ हेल्प इन्हें कहते हैं जी, ठीक और है। सेल्फ डेवलपमेंट इन्हें कहते हैं, जिसमें रिसर्चेस हुई होती हैं जी, ठीक और है। इंसानियत, ह्यूमन बिहेवियर मेरा बड़ा पसंदीदा वो है, सब्जेक्ट है। ठीक है। और इंसान की जो साइकी होती है कि इंसान डिसीजंस क्यों लेता है, तो उसके ऊपर मेरी काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी हैं और मैं मुसलसल पढ़ता भी रहता हूँ। ठीक है। और आजकल जो मैं पढ़ रहा हूँ किताब, उसके बारे में यूथ को मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ ताकि वो लोग भी पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल बताएं। आजकल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर है। ये किताबें मतलब काफिरों ने लिखी हैं, लेकिन जब आप इस्लाम की नॉलेज के साथ साथ इनकी नॉलेज को आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाती है। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आप। इतनी आपकी बढ़ती है कि जो 100 ऑफ ईयर्स के बाद रिसर्च जिस नतीजे पे पहुँचती है ना, आप कहते हैं यार ये तो इस हदीस का मतलब है। हाँ बिल्कुल। फिर आपका ईमान और आपका जो ट्रस्ट लेवल है ना अपने वो दीन अपर के लेवल ऊपर, वो बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो ये ज़रूरी है, अपने दीन के अंदर कॉन्फिडेंस आपका तभी पैदा होगा जब आपका इल्म ज़्यादा बढ़ेगा, जब आपको एक एक चीज़ की बुनियाद पता होगी। आप किसी काफिर को मुतासिर भी कर सकेंगे, गैर मुस्लिम को। यहाँ पर नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो हमारे हैं माशरे के अंदर, लोग दीन से दूर हुए हैं, आप उनसे बात करेंगे आपको पता ही नहीं कुछ होगा, आप रटी रटाई बातें करेंगे जिसकी आपको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो आप उसने कहाँ से मुतासर होना है आपसे। तो इस वजह से आप किताबें पढ़ें और इल्म हासिल करें। मैं आपके ना कल कमेंट्स पढ़ रहा था क्योंकि आपसे बात करनी थी, तो एक पुरानी वीडियो पे एक कमेंट आया कि वो आपने व्लॉग चढ़ाया हुआ था नादरिन एरिया का ना, तो वो एक कमेंट था कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं रेगुलर कर रहे। रेगुलर व्लॉगिंग करें, दीन का काम भी होगा, अर्निंग भी आएगी, मामलात भी सेट होंगे और आप एक आपकी वो सब्सक्राइबर वगैरह भी ज़्यादा होंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल था उनका। मैं बिल्कुल व्लॉगिंग का मुझे शौक भी है। अच्छा। और बल्कि मैंने अपना कैमरा भी इस नीयत से लिया था कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग शुरू करूँगा, और थोड़े बहुत मैंने व्लॉग्स बनाए भी। लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ओवर द टाइम ये चीज़ मैंने सीखी है कि इंसान को जो है ना फोकस होना चाहिए एक चीज़ पे। अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी में जब अपनी था, मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया हुआ था, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, मैं यूट्यूब चैनल भी चला रहा था, मैंने भी व्लॉग्स भी बना रहे, नात भी बना रहा। तो मैंने इससे ये सबक हासिल किया है कि आप अगर बहुत सी चीज़ों में इकट्ठे पैर डाल लोगे ना, तो एक भी चीज़ उस तरीके से नहीं हो सकेगी टॉप लेवल की। अच्छा। अब मैं इस तरफ आया हूँ कि आप जो भी काम करो उसको बेस्ट करो, टॉप लेवल का करो, 1 या 2 काम मैक्सिमम। मैंने किताब में भी पढ़ा है। तो व्लॉगिंग में अगर मैं आऊँगा तो मैं फुल तरीके से आऊँगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने हफ्ते में 1 व्लॉग बनाया और उसके लिए टाइम चाहिए होता है। जी, तो मैं भी डिसीजन मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग में मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या मुझे अपनी नातों और नशीद पे ही रहना चाहिए। अच्छा। तो अभी मैं इसके ऊपर थॉट में हूँ, अपनी सोच रहा हूँ, और मैं जब फैसला करूँगा इंशाल्लाह जल्द ही, तो मैं फिर फुल फ्लेज तरीके से उस चीज़ के अंदर एंट्री मारूँगा, चाहे वो व्लॉग्स हो, चाहे वो नातें और हमद वगैरह हो। तो अभी मैं थॉट प्रोसेस में हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं जोश में आके शुरू कर दूँ व्लॉगिंग और हफ्ता करूँ और उसके बाद मैं फिर ठूस हो जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। कुछ लोग होते हैं उनके लिए आसान होता है, लेकिन मेरी ये एक कमज़ोरी है कि मैं कंसिस्टेंसी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा एक सेल्फ उसमें मोड में हूँ इस वक्त कि मैंने करना क्या है, क्या चीज़ करनी है, अच्छी तरह सोच के, कि ये ना हो कि साल बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ फिर मुझे एहसास हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब दीन का काम भी हो सकता है। आप मुख्तलिफ दीनी मतलब मसाजिद में जा सकते हैं, मुख्तलिफ दीनी जो तंजीमें हैं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दीनी लोगों को मिलने जा सकते हैं। बहुत से है ना। अब एक मेरी ख्वाहिश ये भी है कि मैंने अरबी सीखनी है। अच्छा, ठीक है। अब मैं व्लॉगिंग करने लग जाऊंगा तो मैं अरबी तो नहीं सीख सकता। ठीक है। तो दीन के काम करने के तो बहुत से तरीके हैं। ठीक है। अरबी सीखने का वैसे मुझे भी शौक है, और अरबी बड़ी मीठी जुबान है माशाल्लाह। बिल्कुल ज़ाहिर, हमारा दीन जिस जुबान में है उसको समझने की। लिटरेचर में मैं बात कर रहा हूँ, दीन तो है ही है ना, लिटरेचर में भी बड़ी खूबसूरत जुबान है। बिल्कुल जी, दुनिया की बेहतरीन जुबान में से। क्या पता आज हम व्लॉगिंग में। आपका अच्छा मशवरा है और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे इससे अच्छे फैसले तक पहुँचूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, सियासत जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत जब भी दीन से जुदा हुई है तो जुल्म का निज़ाम रह जाता है। पाकिस्तानी सियासत के बारे में क्या कहेंगे कि ये कैसी सियासत है, और कौन सा पॉलिटिशियन आपका फेवरेट है? यार जहाँ तक पाकिस्तानी सियासत की बात है, तो मैं समझता हूँ कि सियासत जो है, जैसे आपने वो जो शेर पढ़ा है, बिल्कुल दुरुस्त और बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नेक लोगों का आना सियासत के अंदर, हर शख्स को सियासत में आना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने दीन की भी खिदमत जो करनी है ना, जिस लेवल की सियासत के थ्रू हो सकती है ना, ठीक है, और इंसानियत की भी खिदमत। आप एक स्कूल खोल लो
बहुत बड़ा आपने मदरसा खोल लिया, आप चलो बहुत भी हद मार लोगे, आपने 15-20 साल 25 साल 30 साल ज़िंदगी के लगाए, आप 2000 4000 10,000 तालिब इल्मों को पढ़ा लोगे, अच्छा, उनकी ज़िंदगी इम्पैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप सियासत में जाते हो, आप पूरे ज़िले का स्कूलिंग सिस्टम बदल देते हो, बिल्कुल बदल तो आप लाखों बच्चों को बड़ी खूबसूरत बदल बात सकते कर रहे हो। हैं आप। ठीक है, तो सियासत के ज़रिए जो दीन की खिदमत हो सकती है उसका तो लेवल ही नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, ठीक है, और उसमें हर शख्स को आना चाहिए। बिल्कुल और मेरा खुद इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। जहाँ तक मौजूदा सियासत की बात है तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ही दुखी हूँ मैं इस हवाले से अच्छा, कि हमारी सियासत तो हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ और ही हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है, और कानून जो है वो तो बस गरीब आदमी के लिए रह गया। आइन तो एक कठपुतली है ना जी, इधर कठपुतली। तो जब आइन ही नहीं है तो सियासत भी पीछे क्या बचती है। बस बड़ा ही दुखी हूँ, अल्लाह ताला मुश्किल से निकाले हमारे मुल्क को और ये हमारी सियासत को पाक करे। मुश्किल से क्या मुराद है, इमरान खान साहब की मुश्किलात नहीं, ओवरऑल जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, ठीक है, ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है, इलेक्शन नहीं हो सियासी रहे, अदम इस्तेहकाम जो बना हुआ जो बिल्कुल। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, देखें वही बात वहीं से मैं शुरू करूँगा आपकी तनकीद करने से पहले कि परफेक्ट कोई शख्स नहीं है। ठीक है, हमें देखना चाहिए ओवरऑल कि खैर किस में ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। जब आपने दो चॉइसेस में से जब आपने फैसला करना होता है ना, आप परफेक्ट चॉइस नहीं देखते, आप देखते हो कि फ़ायदा किस में ज़्यादा है और नुकसान किस में कम है, और किस में नुकसान ज़्यादा है। और कभी कभी आपको दो बुरे फैसलों में से भी फैसला करना पड़ता, दोनों ही बुरे ज़ाहिरन होते हैं, लेकिन आपने उसमें देखना होता है कि कम बुरा कौन सा है। ठीक है, वही फैसला उस वक्त सही फैसला होता है। ठीक है, तो उस हवाले से मेरा जो एनालिसिस मैंने किया है कि कम बुराई किस में है और फ़ायदा ज़्यादा किस में है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त जो है वो बेहतर है पाकिस्तान के लिए, और उनकी भी हुकूमत भी आई थी, तो बहरहाल मैं सपोर्ट करता हूँ उन्हें, और मेरा वोट भी इंशाल्लाह इमरान खान के लिए होगा। कहा जाता है जी डबल पर्सनैलिटी है। मेरी पिछले दिनों एक टिकटॉकर है आमना महमूद, वो कह रही थी, वो बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी कि यार इतनी डबल पर्सनैलिटी के वाला को बंदा भी हो सकता है कि एक तरफ वो बात कर रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक तरफ चलो पिछली लाइफ तो छोड़ दें, दूसरी तरफ उसका जो मामलात हैं, ये जो इस वक्त एक बिजनेस टाइकॉन के साथ उनका मामला चल रहा था ज़मीन वाला, ये भी तो देखें ना किस तरफ लेके जा रहे हैं वो मुल्क को। अगर वो अपने ही उन लेवल्स पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर वो कैसे मुल्क को ठीक कर सकते हैं, जो उन्होंने अपने ही सर्कमस्टेंस बनाए थे, सारे रूल एंड रेगुलेशन, उन पे वो पूरा तो नहीं उतरे। ठीक है, सबसे पहले वो डबल वाली बात के ऊपर मैं अपना कमेंट पास करता हूँ। अच्छा, कि जहाँ तक आपने डबल की बात की ना, अगर इस फार्मूले पे चलेंगे ना तो दुनिया में कोई शख्स नहीं बचेगा। अच्छा, ठीक है, अब एक पॉलिटिशियन है, वो कहता है कि हम मुसलमान हैं, अच्छा, ठीक है, वो बात करता है दीन की या जो भी वट एवर वो बात करता है, आप कहते हो कि यार तुम्हारी तो दाढ़ी नहीं है, तुम तो डबल पर्सनैलिटी हो। ठीक है, कल को वो जो है उसका मतलब कि उसकी पैंट टखनों से नीचे है, वो कोई अच्छी बात करता है, डबल पर्सनैलिटी। समझ रहे हैं मेरी बात? जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। इस तरह तो कोई शख्स नहीं बचेगा। ठीक है, जहाँ तक वो आपने वो टाइकून वाली बात की है, अदालत में जानी चाहिए चीज़। अच्छा, ठीक है, अदालत को फैसला करना चाहिए, और जो अदालत का फ़ैसला हो हमें उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर अदालत उनके हक़ में फ़ैसला करती है तो फिर हमें नहीं करना चाहिए उसके ऊपर कि यार ये गलत किया सही किया। अगर अदालत सज़ा सुना देती है बस बात ख़त्म, गलत किया है, और अगर अदालत जो है कह देती है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है तो हमें उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ही देखना चाहिए, वाली बात है, परफेक्ट कोई शख्स नहीं होता। तो इमरान खान की हमें पता है पास्ट जो था उनका, कैसी ज़िंदगी से वो सियासत में आए, फिर उन्होंने जो है अल्लाह ने इसमें भी कामयाबी दी, और उसके बाद फिर यूएन की आप स्पीच उठा के देखें। नहीं, वो तो मैं तारीफ़ करूंगा इमरान खान साहब की यूएन में जो स्पीच है, वो एक समझ लेंगे वो हैरान कुन बात है, कोई पाकिस्तान का कोई लीडर आके ऐसे बात कर सकता है। मैं तो आज तक हैरान हूँ कि वो क्या कर दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल करोड़ों मुसलमानों का दिल जीता उस चीज़ में। फिर कश्मीर के ऊपर उन्होंने कितनी आवाज़ उठाई, फिर वो जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बहुत बड़ा उन्होंने इंटरनेशनल इमेज कितनी इंक्रीज की, इनकी हुकूमत में रेमिटेंस कितनी आई, लोगों का ट्रस्ट है बेसिकली। लेकिन ये छोड़ें सही क्या गलत क्या है, आप देखें कि रिजल्ट किसका अच्छा आ रहा है, अवाम किसको ट्रस्ट करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप ये भी छोड़ दें कि सही कौन है गलत कौन है। जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर अवाम फैसला करती है। ठीक है, मैं 100% डेमोक्रेसी के हक़ में नहीं हूँ। मैं डेमोक्रेसी समझता हूँ इस्लामिक बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जो डेमोक्रेसी है वो ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा फ़ैसला ना हो जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। ये नहीं कि पूरी कौम मिल के फ़ैसला कर दे कि सूद जो है वो हम उसको हलाल कर देंगे तो वो गलत है, वो नहीं माना जाएगा। इस्लामिक बाउंड्रीज़ के अंदर रह के, तो इस्लामिक बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर अगर अवाम चाह रही है एक लीडर को अपना हाकिम बनाना तो उसका हक़ बनता है, और इलेक्शन करवा के देख लेना चाहिए अवाम किसको चाह रही है। तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैं समझता होना चाहिए।
यार आजकल तो वो मजहबी लोग भी बड़े आगे आए हुए हैं। मेरे ही वो मक्का तबई फिक्र के लोग हैं जी, वो बड़ी एनर्जेटिक सा बंदा है। मैं साद रिजी से मेरा भी इख्तलाफ है जी, लेकिन मैं देखता हूँ यार बड़ा एनर्जेटिक सा बंदा है, बड़ा यूथ को मुतासर कर रहा है, खासकर जो मजहबी टाइप लोग होते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या हाल है? वो अगर आगे आए, वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कभी, लेकिन एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई बंदा अगर बुरा भी लगता हो ना, जी, मैं कहूँगा वो भी आए सियासत में। अच्छा। हर बंदा आए, दीनी भी आए, नॉन दीनी भी आए, जो जिन्होंने भी आना आए, रिजल्ट्स खुद ही उनको फिल्टर कर देंगे। अगर वो डिलीवर करेंगे, अगर वो आवाम की खिदमत करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आवाम उन्हें ऊपर ले आएगी। तो ये फैसला आवाम को करने दें, ठीक है, और रिजल्ट्स को करने दें कि कौन कैसा है। बाकी शॉर्ट कमिंग्स तो हर शख्स में होती हैं, तो अच्छी बात है। दीनी पार्टीज़ भी बननी चाहिए, हर किस्म की पार्टीज़ बननी चाहिए, और सबको मौका मिलना चाहिए कि वहाँ के अटैम्प्ट करें और वो इलेक्शन में कंटेस्ट करें और आवाम की खिदमत करने की कोशिश करें। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, जितनी ज़्यादा पार्टियाँ आएंगी, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा। समझ रहे हैं? पहले तो सियासत 2-3 पार्टीज़ की रह गई थी ना सिर्फ। हाँ बिल्कुल, ये तो ज़्यादा पार्टीज़ आनी चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए, ताकि इन पर भी जो है ना एक प्रेशर हो हुकूमत में लोगों पे कि अगर हम थोड़े से भी ढीले हुए तो ये लोग ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना अच्छा डिलीवर होगा। अच्छा, हमारा एक और सिग्नेचर क्वेश्चन है। मैं अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। मैं शायद वो मेरे जो ख़ानदान है साहब का वो वहाँ से हैं या क्या बात है, या शायद मैं अमन पसंद हूँ बहुत ज़्यादा, मैं एक्स्ट्रा अमन पसंद हूँ कि मैं कहता हूँ मसलियत हो जानी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आप क्या समझते हैं, ठीक हो जाने चाहिए? अब तो बड़ी दुनिया एडवांस हो गई है, मॉडर्न वर्ल्ड है। लोग यूरोप ने तो अपने 17 के 17, 32 के 32 बॉर्डर खोले हुए हैं। बल्कि कहा जाता है कि बेल्जियम और नेदरलैंड के तो एक घर जो है आधा नेदरलैंड में है, आधा बेल्जियम में है, इस तरह के मामला है। तो ये क्या मामला है यार? सबसे पहली बात है कि बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, हमारा नेबर है, हाँ ठीक है, हम इम्पैक्ट होते हैं जी, बिल्कुल हमारे साथ। हम जो भी एक्टिविटीज़ उनके साथ जैसा भी रिलेशन होता है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए इंडिया के साथ जी। एक और बात मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरह हम समझते हैं ना इंडिया के बारे में, हमें बताया जाता है जिस तरह नफ़रत है हमारे दिल में, हम समझते हैं कि जी हमने ये फलानी जंग जीत ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसी तरह इंडिया के लोग भी पाकिस्तान के बारे में एग्जैक्टली यही समझते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये बताना मैं चाहूँगा कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया जी, बहुत आगे निकल इंडिया गया। तरक्की हमसे ज़्यादा कर रहा है। इंडिया की इकॉनमी जो है, इधर हम चंद बिलियन डॉलर के पीछे, जितनी हमें ज़रूरत है अपनी इकॉनमी को गिरने से बचाने के लिए, उतनी उससे ज़्यादा पैसों का, कि उतनी पैसों का जो है ना वो उनके प्राइम मिनिस्टर का वो आया चार्टर प्लेन। बहुत अहम बात है, ठीक है, तो हम कैसे लड़ सकते हैं उनसे? ठीक है, उन्होंने तो S-400 ले लिया जो हमारे 10 साल के बजट के बराबर है। वो कितना आगे निकल रहे हैं और हम कितना पीछे हैं। बिल्कुल यही बात। ठीक है, तो हमारे अब ये भी एक बात है ना कि क्या हमारे बड़े और उनके बड़े चाहते भी हैं दोस्ती के नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सियासत भी की जाती है। बिल्कुल की जाती है, क्योंकि जब आप एक ग्रोह में डिवाइड कर दो लोगों को, तो बड़ा ईजी होता है उनको मोटिवेट करना। ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सही लोग जोश में आ जाते हैं। पाकिस्तान के भी सियासतदान इसी चीज़ पे अपने वोट बनाते हैं कि हमने इंडिया को ये किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोनों मुल्क इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो हालांकि जो आवाम है ना वो बड़ी मोहब्बत करती है एक दूसरे से। मैं बता रहा था कि मेरे, आप यकीन करें, मोर देन 50% जो व्यूअरशिप है ना मेरी इंडिया से है, और जितनी मुझे सपोर्ट इंडिया वालों ने किया है, अच्छा, उतना मुझे पाकिस्तान वालों ने भी नहीं किया। और ये आप कह लें कि एक गिला भी आप कह लें, गिला तो नहीं, लेकिन ये कि एक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि देखें आपके अपने मुल्क का एक यूट्यूबर है और दूसरा मुल्क उसको जो है ना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और बल्कि इंडिया के भी कुछ यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, एक बीबी वाइन्स है कुछ इस तरह करके है, अच्छा, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर इंडिया का, उसकी भी पहली वीडियो जो है ना वायरल पाकिस्तान में हुई। यही बात है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो पिछले दिनों व्लॉगर हैं, वो पिछले दिनों इंडिया गए थे और मैं उनका इस्तकबाल देख रहा था न्यू दिल्ली में। यकीन माने मैं परेशान हो गया कि यार इतना हमारा MPMNA का इस्तकबाल नहीं होता, किसी मजहबी पेशवा का नहीं होता जिनका इतना उस बंदे का हो रहा था। मीटअप रखा हुआ था उसने कि दिल्ली में, बिल्कुल इंतहा दर्जे का। तो लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, रहना भी चाहते हैं। अब बात आती है जो हमारे बड़े हैं ना वो हमें लड़ाते हैं, इसकी एक बड़ा अच्छा सा फार्मूला है, इसका हल है। अच्छा, कि जब भी हमारे सियासतदान या हमारे जो मुल्क के बड़े हैं ना, जब अब इस चीज़ पे वो सियासत करें ना, तो आप लोग रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें इस पे। ठीक है, जब अवाम इस पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को छोड़ देंगे। ठीक है, मसला तब पैदा होता है जब अवाम रिस्पॉन्ड करती है ऐसी चीज़ों पे। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि हमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर देना चाहिए, और जब भी इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक आए नेगेटिव चीज़ के ऊपर, तो हम जो है ना उसको इग्नोर करें और सिर्फ प्रोडक्टिव बात हम करें और पॉजिटिव बात हम करें आपस में। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आवाम बदल जाएगी तो फिर सियासतदानों को भी बदलना ही पड़ेगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल है मेरा, जी जी, इसके बाद मैं रैपिड फायर शुरू करूंगा, कुछ शख्सियात के नाम लूंगा। ठीक है। वो आखिरी सवाल ये है कि इन शख्सियात में से किसको पॉलिटिक्स में जल्द से जल्द आ जाना चाहिए? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जावेद अहमद गामदी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इसके अलावा इलियास कदरी साहब भी ज़ाहिर बात है एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं,
मजहबी लिहाज से, मौलाना तारिक जमील साहब? बिल्कुल, इन सब को आ जाना चाहिए। मेरा तो स्टांस ये है कि मैं कहता हूँ यार हर बंदे को आना चाहिए। अली भाई को आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए, बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स हो, सबको आना चाहिए। बल्कि आप इमेजिन करें सिर्फ कि सोचें कि नेशनल असेंबली है, हाँ जी, एक जगह बैठे हैं मौलाना तारिक जमील, हाँ जी, एक पार्टी में बैठे हैं जिन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा, साथ बैठे हैं गांधी साहब। आप इमेजिन करें जस्ट इसको। उन्होंने कहा पीटीआई तो शाही कोई नहीं। शुगल भी होगा और एक बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू उनकी होगी, बड़ा कमाल होगा इस बात में। जब एक ऑपोजिशन में बैठा है, हुकूमत में बैठा है, वो उसकी पॉइंट आउट करेगा चीज़ें, और इस तरह रिलीजियस स्कॉलर्स की वजह से हो सकता है कि इस्लाम का भी जो है वो बोलबाला हो जाए, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएं। तो इनको बिल्कुल होना चाहिए। अब देखें ना, बहुत बड़ा इशू मैं ये समझता हूँ कि, बल्कि कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ कि यार मुझे केस करना चाहिए इस पे ना, कि देखता हूँ क्या रिजल्ट निकलता है। कि जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स नहीं होते एडवर्टीजमेंट्स के, उसमें मतलब कि बेहयाई है, टाइट कपड़े पहनाए हुए औरतों को, इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होते हैं रास्तों में। हाँ, ये होते भी मॉडर्न वर्ल्ड में ये नहीं है। इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता ना। इस्लाम नहीं, वैसे भी ये खतरनाक होते हैं, आंधी आती है ऊपर गिर जाते हैं। मॉडर्न जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड है ना, वहाँ पे ये चीजें अलाउड ही नहीं है, कानूनन जुर्म है। एक और चीज़ है, मैं जिस अच्छा आप पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बेहयाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं इस्लाम हमें कहता है कि अपनी नजरें झुकाओ। जी जी, हाँ, तो ये कुड़ियाँ ला हट देने, और इधर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, आप नीचे देख के तो नहीं गाड़ी चला सकते ना। तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम होना चाहिए। हमारा जो टीवी है, मीडिया, हालांकि मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा गलत काम करके लोग समझते हैं कि मीडिया तो है ही बुरा। ठीक है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए मीडिया पे। तो अगर इस तरह के लोग सियासत में आएंगे तो बेहतरी आएगी, आना चाहिए इसमें, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा यार, मेरे एक जहन में सवाल आया आपके, वैसे तो ये आखिरी सवाल था, लेकिन अब सवाल आया, वेब सीरीज़ का बड़ा ज़माना है, और मैं ये सोच रहा होता हूँ अक्सर, क्योंकि लड़के वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ देख रहे होते हैं, वो बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं, फ़लाँ देखो फ़लाँ देखो, लेकिन हम इसलिए नहीं देखते, वो एक तो वेल्गर होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें, ना भी वेल्गर हो तो वो औरतें। इस्लामिक वेब सीरीज़ कब बनाई जाएंगी? आप कुछ कोशिश कर लें, कोई और कोशिश सुनने वाला कर ले, मतलब ये यूथ क्लब को चाहिए कोई ऐसी वेब सीरीज़ जिसमें औरतों का किरदार कम से कम होगा तो ज़ाहिर बात है, फैमिली की अगर दिखाना है तो उसमें तो होगा, कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में हो, और इस तरह की चीज़ करनी चाहिए। क्या मतलब होना चाहिए? मेरा तो ख्याल है इससे मोटिवेशन भी लेगी। बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से यूथ क्लब वगैरह कर भी नहीं है उसके ऊपर काम, इन्होंने शायद थोड़ा बहुत कुछ किया भी है। अच्छा, और बिल्कुल मेरी भी ये ख्वाहिश है बिल्कुल कि मैं तो कहता हूँ मूवीज़ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, पूरी मूवीज़ बननी चाहिए इस्लामिक, जिसमें इस्लामिक मैसेज हो। वो एक मूवी है ना, द मैसेज, जी जी, लोगों ने देखी होगी, आपने भी, कितना उसने, हालांकि उसमें भी मतलब म्यूजिक है, लेकिन ओवरऑल कितना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बहुत आप सब छोड़ें, आप ये ड्रामा देख लें, अर्तुगरुल जो चला था, जी जी, ठीक है, कितने लोग उससे इंस्पायर हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि घर का बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर बंदा जो है उसको देख रहा था, और कितना बेहतर है वो उस फोर्स कंटेंट से जो हमारे टीवियों पे या फिर नेट पे है। जी जी, बिल्कुल होना चाहिए यार इस तरह। लेकिन उसके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उसके लिए चाहिए कि जो हमारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ, और डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बंदा उठ के वेब सीरीज तो नहीं बना सकता, ये कोई मतलब खेल तो नहीं है बच्चों का, इतने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अच्छा, तो मेरा भी ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों का भी नहीं है। तो जो ऊपर के टॉप इंडस्ट्री के लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो उस पर फोकस करें, और जो ऑलरेडी इस हुनर को जानते हैं वो लोग फिर इस तरह की चीज़ें बनाएं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने दी मैसेज की बात की ना, तो मैं भी अगर पाकिस्तान इस्लाम की हिस्ट्री जानता था ना, ग़ज़वा बदर उस तक दिखाया गया है मामला, तो मैं वो इसी फिल्म की वजह से मैंने देखी हुई थी, क्योंकि तो मैं बड़े आसान तरीके के लिए बता सकता था, क्योंकि मैंने अब दौर है कि लोग किताबें नहीं पकड़ के बैठते, तो इस्लाम को इन चीज़ों की ज़रूरत है, एनिमेशन के ज़रिए हमें ये काम करना चाहिए अब। और आखिर में वही रैपिड फायर, हम कुछ शख्सियात के नाम लेंगे, ठीक है, 20 सेकंड का या 30 सेकंड का कम से कम, आपने कोई भी जुमला उनके लिए कहना है, अच्छा बुरा आपकी ज़ाती राय होगी। ठीक है जी। सबसे पहले इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, मुझे तो बहुत मोहब्बत है उनसे, और वो वाकई सिंसियर हैं इस मुल्क के लिए। अच्छा, वो चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बने। ठीक हो गया। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ठीक है, एक विरासत में उनको मिली है लीडरशिप। अच्छा, और लीडरशिप जो है वो विरासत में नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जिसमें टैलेंट होना चाहिए और जिसको अवाम मुंतखब करे, बल्कि मुसल्लत नहीं करना चाहिए लीडरशिप कौम के। शहबाज शरीफ साहब। वही बात है, विरासत वाली बात है कि ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, और उनकी पार्टी में और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और उनको अपनी फैमिली से बाहर भी जो है ना लोगों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब डिसेंट। अच्छा, और उनकी मैंने बहुत तारीफ़ ही सुनी है। अच्छा, कि वो बिल्कुल एक डिसेंट सियासत कर रहे हैं, अच्छी सियासत कर रहे हैं।
हाँ। और अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। अच्छी सियासत कर रहे हो जी। ठीक हो गया। मौलाना तारक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब एक बहुत ही मीठी पर्सनैलिटी आप हैं कह लें, मीठी अच्छा पर्सनैलिटी। अच्छा और अखलाक के ऊपर उन्होंने जो काम किया है और अच्छा। नरमी के ऊपर जो लोगों को प्रमोट किया है वो तारीफ़ के काबिल है। इब्रारुल हक साहब, अबरारुल हक साहब जो हैं बहुत ही अच्छे गुलकार हैं। अच्छा और उनका मेरा फेवरेट एक गाना है तेरे रंग रंग, ठीक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है। जी। अच्छा तो सियासत में उनकी कोई तबसरा थोड़ा सा नहीं करना चाहते या यार सियासत के अंदर तो चले फिलहाल इसको कर वही लेते हैं, मतलब ठीक कि है, स्टेज पे वो तराने डुअल सी हुई हुई है हाँ, वो सियासत तराने ना। ही करते हैं हाँ ठीक है ज़्यादातर। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए। जी ठीक हो गया। फाउंडेशन भी है, बल्कि मैं ऐड कर दूं, फाउंडेशन भी उनकी है, तो अच्छी खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बात है। जी ठीक हो गया। जी। आफ्ताब इकबाल साहब, वो जो एंकर है, हाँ हाँ अच्छा काम कर रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब, अच्छी एंकरिंग करते हैं और गुड अच्छा। गुड। टीवी एंकर्स में से कौन पसंद है, इकरारुल हसन या वसीम बदामी या इमरान रियाज खान? हाँ, इमरान रियाज को मैं बहुत सुनता था, पता नहीं कहाँ पे हैं वो, अच्छा उनके लिए दुआ करें। नहीं अभी तक खबर आई ना कोई उनकी। कोई खबर नहीं आई आज, तो वो कह रहे थे बिल्कुल हमें पता ही कोई नहीं। उनका जो बात अदालत का करने का फैसला। जो अंदाज़ है, जो तरीका है, वो बड़े स्मार्ट हैं। ये उनको भी कहा जाता है जी कि वो पैसे की खातिर लगे हुए हैं, इतनी अर्निंग आ रही है तो कौन छोड़ता है इतनी अर्निंग, ये कहा जाता था देखें, वैसे अभी। अर्निंग एवी तो नहीं हो रही ना, अर्निंग कौन नहीं करना चाहता। अच्छा उनके मवाद में, उनके कंटेंट में कुछ तो दम है ना, जिसकी बेस पे अर्निंग हो रही है। ठीक है अर्निंग नज़र आती है, उनका कंटेंट नहीं नज़र आता। ठीक है कितनी स्ट्रगल है उनकी, सुने वो स्टोरी उनकी, कितनी स्ट्रगल है उनकी। जी जी तो मैं तो बड़ा लाइक करता हूँ उन्हें, और उनका अंदाज़ बहुत अच्छा है, और उनके लिए दुआ करें, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उनको सेहतियाब जो है वो जल्दी से आवाम के सामने लेकर आए, पता लगे कि भाई हैं किधर। अच्छा। इब्तिसाम, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मैंने पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं उनका कुरान का जो तर्जमा है बड़ा अच्छा। अच्छा है, सिंपल है। और स्टार्टिंग के लिए बड़ा अच्छा है कि आप उनका तर्जमा शुरू करें, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, ठीक हो अच्छी गया। खिदमत है उनकी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। आज की ये पॉडकास्ट इंतहाई इंटरेस्टिंग सी और मुझे भी आज मज़ा आया बात करके आपसे। अच्छा नाज़रीन, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। इंशाल्लाह अगले ही किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।